ओके उस दिन मैं एंडोर्समेंट शुरू किया था, याद है सबको? बोलो हाँ है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। कॉन्सोनेट करना अच्छे तरीके से, ध्यान देना। एंडोर्समेंट में मैंने आपको सभी टाइप के एंडोर्समेंट सिखाए थे, थोड़ा सा एक बार उनको रिवाइज कर लेते हैं, अदरवाइज अपने को समझ में नहीं आएगा। और आज का कंसेप्ट बहुत ट्रिपल चौबल पांचबल इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि जितना इंपॉर्टेंट कभी हो नहीं सका। नियरली निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का सोल जो है, हार्ट, जिसके ऊपर आज सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाते हैं, वो आज मैं पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, इसलिए मैंने आज सबको बाहर निकाल दिया जिन्होंने होमवर्क नहीं किया, क्योंकि उनको इंपॉर्टेंट समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब वो कहां से होल्डर इन ड्यू कोर्स को जुगाड़ करेंगे उनको ही पता। नियरली 20 से 25 केसेस सिर्फ होल्डर इन ड्यू कोर्स के आज हम लेने वाले हैं। टेंटेटिवली 1-1.5 घंटे का पूरा थीसिस सिर्फ होल्डर इन ड्यू कोर्स का है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का। समझ में आ रहा है सबको? हाँ। चलो स्टार्ट करते हैं। कॉन्सोनेट करना अच्छे तरीके से। मैंने एंडोर्समेंट से शुरू किया था, और परसों मैंने बताया था आपको कौन सा एंडोर्समेंट बोले एक बार से, ब्लैंक। ब्लैंक एंडोर्समेंट का मतलब होता है कि अगर आपने नाम नहीं लिखा है एंडोर्समेंट पे, मैंने एंडोर्समेंट बना के दिखाया था, आपको याद है? अगर आपने नाम नहीं लिखा तो इट इज एज गुड एज बेयरर। इट इज एज गुड एज कौन सा बोले एक बार? बेयरर। कोई भी बंदा एंडोर्समेंट पे नाम लिख लेगा, उसका काम हो जाएगा, बिल वो क्लेम कर सकता है। फिर हमने देखा था स्पेशल एंडोर्समेंट। स्पेशल मतलब इसे मैं कहता हूं नॉर्मल एंडोर्समेंट। हालांकि ये स्पेशल क्यों कहते हैं? क्योंकि आपने सबका नाम लिखा है, आपने साइन किया है, आपने डेट दिया है, आपने रिमार्क्स दिए हैं, ये सब अगर आपने लिखा हुआ है तो उसे हम कहा जाएगा कौन सा एंडोर्समेंट बोले? बार स्पेशल। स्पेशल मतलब अपने लिए नॉर्मल है, कंफ्यूज मत होना। एग्जाम में जब वो पूछते हैं व्हाट इज अ स्पेशल एंडोर्समेंट, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चों को समझ में नहीं आता कि कौन सा एंडोर्समेंट की बात कर रहे हैं। तो हमारे लिए स्पेशल एंडोर्समेंट मतलब कौन सा एंडोर्समेंट है? नॉर्मल। तो वहां लिख के रखना, अगर आपने चार्ट कॉपी किया होगा तो नॉर्मल एंडोर्समेंट। चलो स्टार्ट करें। तीसरा वाला एंडोर्समेंट है रिस्ट्रिक्टिव। रिस्ट्रिक्टिव का मतलब क्या होता है बच्चों? आगे किसी को एंडोर्समेंट नहीं किया जाएगा, मतलब यू आर द लास्ट एंडोर्सर, और आपने जिसको दिया है ही इज अ लास्ट एंडोर्सी, गेम ओवर, उसका एंडोर्समेंट हो नहीं सकता, वो इनवैलिड हो जाएगा। फिर उसके बाद में कौन सा का एंडोर्समेंट है? कंडीशनल। कंडीशनल एंडोर्समेंट हो सकता है, बट कंडीशनल बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट नहीं हो सकता। कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट कंडीशनल नहीं हो सकता, सिर्फ एंडोर्समेंट ही कंडीशनल हो सकता है कि भाई मुझे जब गुड्स डिलीवर किए जाएंगे तो आप बिल क्लेम कर सकते हो। ये आपका एंडोर्समेंट का मकसद हो सकता है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। ये चीज होने के बाद में अगला वाला कौन सा है बोले एक बार से, सैंस रिकोर्स। सैंस रिकोर्स मैंने क्या बताया था बोलो? लाइबिलिटी अगले एंडोर्समेंट की तरफ आप नहीं उठाओगे। नहीं उठाओगे मतलब फॉर एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल भी दिया था ना। ओके, सो लाइबिलिटी आप अगले एंडोर्समेंट में नहीं उठाओगे। कौन सा वाला एग्जांपल दिया था मैंने? दूसरा वाला ना। अच्छा, ये साइंस रिकोर्स 2 का एग्जांपल, हाँ यही दिया था। अब जैसे ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया, सी ने डी को दिया, डी ने मारा साइंस रिकोर्स, और साइंस रिकोर्स अप टू कितना लिखा है उसने? 2। क्लियर है कंसेप्ट? मतलब ई और एफ के लिए लाइबल हो जाएगा, लेकिन जी अगर क्लेम करना चाहता है तो ऐसे केसेस में वो लायबल होगा क्या? नहीं। सिंपली अगर आपने ये लिखा सैंस रिकोर्स तो आप किसी के लिए लायबल नहीं होंगे। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। ये मैंने उस दिन बोला था। सैंस रिकोर्स के बाद आता है फ्रेंच फ्राइज। फ्रेंच फ्राइज पता है क्या होता है? सैंस फ्राइज जो भी आगे के एक्सपेंसेस है बिल क्लेम करने के लिए, उस एक्सपेंसेस में आप भागीदारी लेने वाले हो क्या? नहीं। और सबसे कौन सा है? फैकल्टेटिव। आपने फैकल्टेटिव राइट अप कर लिया है क्या? ठीक है, उसके नीचे थोड़ी बहुत चीजें अपने को ऐड करनी पड़ेगी, लिखा भी है तो भी अच्छा ही है। व्हेन अ एंडोर्सर गिव्स अ फर्दर राइट एज टू इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एज क्या? एक बाजू से फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट। क्लियर है? गिव्स अ फर्दर राइट टू द इंस्ट्रूमेंट। व्हाट इज अ फर्दर राइट टू द इंस्ट्रूमेंट? गिव अप द फर्दर राइट टू द इंस्ट्रूमेंट। गिव अप द फर्दर राइट टू द इंस्ट्रूमेंट मतलब नहीं, वो ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा है कि आगे जाके अगर इस बिल से कोई भी बेनिफिट मिलने वाला हो तो मुझे कोई भी बेनिफिट नहीं चाहिए। मुझे कोई भी बेनिफिट केवल एक बाजू से नहीं चाहिए। अब वंस आई एंडोर्स द बिल, मुझे कोई भी बेनिफिट भी नहीं चाहिए, मुझे कोई लाइबिलिटी भी नहीं चाहिए। ऐसा मान लो कि मैं बिल ऑफ एक्सचेंज पे हुई नहीं। कंसेप्ट समझ में? इट इज एज गुड एज ब्लैंक एंडोर्समेंट। फॉर एग्जाम्पल,
मैंने अगर विजय सर को बिल दिया, विजय सर ने बोला कि ब्लैंक एंडोर्समेंट करो, मैंने विजय सर का नाम नहीं लिखा और विजय सर ने बिल आगे ट्रांसफर करके डायरेक्ट आदित्य सर का नाम लिखा, तो मुझसे बिल कैसा दिखा जाएगा? मुझसे डायरेक्टली किसको ट्रांसफर हुआ है? आदित्य सर को। समझ में आ रहा है? तो विजय सर या एज गुड एज फैकल्टेटिव हो गए। कंसेप्ट समझ में आया? ही इज नॉट देयर एट ऑल, ऐसा अपन कह सकते हैं। समझ में आ रहा है? द पर्सन गिव्स अप द फर्दर राइट। गिव्स अप द फर्दर राइट मतलब उसको ना ही अब बिल में इंटरेस्ट है, ना ही उसके बेनिफिट में इंटरेस्ट है, उसको किसी भी सिचुएशन में इंटरेस्ट नहीं है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? लेकिन फैकल्टेटिव इतना आसान नहीं है, तो आपको उसके नीचे 2-3 पॉइंट और लिखने पड़ेंगे क्योंकि ये कंफ्यूजिंग है। बुक देना 1 मिनट। ओके, तो लिखना when a person gives up certain rights to the instrument, then it is called as facultative endorsement. Then it is called as facultative endorsement, such as give up a right to claim, give up a right of notice of dishonor, एक्सेट्रा। ओके, अब इस चीज को मैं थोड़ा सा समझा दूं, बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना। अब शायद आपको डिसऑनर के बारे में प्रोसीजर्स नहीं पता, बट एक छोटा सा एग्जांपल हम क्रिएट कर सकते हैं जिससे समझने में आसानी हो। ठीक है, ध्यान देना। मिस्टर ए ने बिल एक्सेप्ट किया। ए ने बिल किसको दिया? बोले एक बार उसे बी। बी ने आगे किसको दिया? सी। सी ने एंडोर्स करते हुए डी को बोला फैकल्टेटिव। डी ने आगे एंडोर्स किया ई को। ई क्लेम करने गया ए के पास, ए इंसॉल्वेंट निकला। ए क्या निकला? बोले एक बार उसे इंसॉल्वेंट। अब ये बिल डिसऑनर हो गया। बोलो हाँ है ना? अब अगर ये बिल डिसऑनर हो गया ना, तो डिसऑनर में सबसे पहली चीज क्या करते हैं पता है? इस डिसऑनर की सभी पार्टीज को नोटिस दी जाती है कि बिल डिसऑनर हो गया। कंसेप्ट समझ में? ये डिसऑनर की सभी पार्टीज को नोटिस देते हैं कि बिल डिसऑनर हुआ है, नोटिंग प्रोटेस्टिंग करना पड़ेगा। पर जैसे सी ने खुद ने यहां पे फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट मारा है, तो सी ने सभी राइट्स गिव अप किए हैं। अगर सी ने सभी राइट्स या स्पेसिफिक राइट गिव अप किए हैं, जैसे नोटिस ऑफ डिसऑनर का राइट अगर सी ने गिव अप किया है, तो आपको सी को यहां पे कोई भी नोटिस देने की जरूरत नहीं है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना? जोर से बोले सर। नो। दूसरा एग्जाम्पल, जब ई गया ए के पास बिल क्लेम करने के लिए, तो ए ने डिले कर दिया। तो ई जो है, ई ये तीनों से क्लेम करने लगा। ऑब्वियसली ए ने अगर पेमेंट नहीं किया तो ई तीनों को सू कर सकता है। बोलो हाँ है ना? अरे बोलो ना सर। नो। अब सी ने कौन सा एंडोर्समेंट किया है? फैकल्टेटिव। न उस सभी राइट्स उसने छोड़ दिए, तो अब सी जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज पे है ही नहीं। कंसेप्ट समझ में आया? तो ई सी से क्लेम भी नहीं कर सकता, और जब बी सी डी और डी, बी सी और डी ये जब तीनों ई को पेमेंट करने के बाद में ए से रिकवर करने जाएंगे, मतलब सी ना ही कोई पेमेंट करेगा और सी ना ही ए से कोई रिकवरी करेगा। अब ऐसा मान लो कि उसने सभी राइट्स छोड़ दिए। अब फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट जो 2 टाइप के हो सकते हैं। फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट एज टू ऑल राइट्स। ऑल राइट्स मतलब मैं बिल ऑफ एक्सचेंज की पार्टी ही नहीं हूं, मेरे को मानो ही मत, मैं इनविजिबल हूं, मैं था ही नहीं, भले ही मेरा नाम एंडोर्समेंट पे हो, भले, लेकिन मैं बिल ऑफ एक्सचेंज पे था ही नहीं। ये एक पूरा ऑल राइट फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट होता है। एक होता है स्पेसिफिक राइट फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट, जैसे हमने यहां पे नोटिस ऑफ डिसऑनर का देखा। नोटिस, मेरे को सिर्फ नोटिस ऑफ डिसऑनर नहीं चाहिए, तो आई विल राइट फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट एज टू नोटिस ऑफ डिसऑनर। क्लियर है? जैसे ही मैंने ये वेव ऑफ कर दिया, क्लियर है,
तो मुझे नोटिस ऑफ डिसऑनर नहीं मिलेगी, बाकी सभी राइट्स में एक्सरसाइज कर सकता हूं। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? तो लिखना, फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट कैन बी ऑफ टू टाइप्स। फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट कैन बी ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट, give up the all rights, give up all rights, give up all rights, or give up a specific right, give up a specific right. चलो, हो गया सबका? बोलो सर ना? ओके, अब बुक वुक सब बंद, कंपल्सरीली पेन पेंसिल कंपल्सरीली नीचे, पानी वानी पीना है पी लो, अगले 1 घंटे तक कोई बॉटल को छुएगा भी नहीं, ठीक है? मैं पहले ही बोल रहा हूं, होल्डर इन ड्यू कोर्स तुमको समझने लायक वाला चीज है नहीं, ये डालना चाहिए उन्होंने थोड़े से और हायर लेवल पे। अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट उन्होंने आपको दिया है, तो होल्डर इन ड्यू कोर्स भी आप ही को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? तो पानी वानी सब पी लो, बहुत ज्यादा मत पीना, ठीक है? डन? जब पी ले तो ताड़ी। चेयर्स। चलो स्टार्ट करते हैं। चढ़ गई, ठीक है, लेट्स गो। स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से, ध्यान देना एवरीबॉडी, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। अब अपन उस एरिया में जा रहे हैं। 2 दिन मैंने आपको नेगोशिएबल का सब बेसिक, क्या टाइप के एंडोर्समेंट है, किस टाइप के चेक है, कौन से टाइप का क्रॉसिंग है, मैंने पूरा खत्म कर दिया। आज अपन होल्डर इन ड्यू कोर्स को एंड करेंगे, कल अपना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट फिनिश हो जाएगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? लेकिन होल्डर इन ड्यू कोर्स नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की आत्मा है। तुमको अगर सवाल पूछा जाएगा तो 70% चांसेस है कि वो होल्डर इन ड्यू कोर्स के ऊपर ही होगा। क्लियर है? आप चाहिए तो प्रैक्टिस मैनुअल खोल के देखना, आज मैं होमवर्क दूंगा, आपको पता चल जाएगा कि होल्डर इन ड्यू कोर्स को कैसे टैकल करना है। जिसने ध्यान नहीं दिया, पहली बात तो ये प्रोसेस है, पहले स्टेप के ऊपर दूसरी डिपेंड है, दूसरे के ऊपर तीसरी डिपेंड है, तीसरे पे चौथी डिपेंड है, चौथे पे पांचवी डिपेंड है, और एक कंसिस्टेंटली ऐसा बढ़ता जाएगा। तो अगर आप पहले स्टेप पे ही अटक गए या दूसरे स्टेप पे ही अटक गए, फिर तुम गए, उसको रिवर्स करना बहुत मुश्किल है, ठीक है? इसलिए मैं एक एक स्टेप के हिसाब से जा रहा हूं, पूरा ध्यान बोर्ड पे। सबसे पहली बात, व्हाट इज होल्डर, या कौन बिल ऑफ एक्सचेंज क्लेम कर सकता है? बहुत सिंपल है। मेरे पास बिल है, मेरे पास बिल का पोजीशन है, तो ऑब्वियसली मैं बिल ऑफ एक्सचेंज क्लेम कर सकता हूं। ये एक नॉर्मल रीति रिवाज या एक थॉट प्रोसेस है मार्केट में कि मेरे पास बिल है, मेरे पास बिल का पोजीशन है, तो मैं बिल क्लेम कर सकता हूं। ये पूरे मार्केट का रिवाज है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? बोलो हाँ है ना? जोर से बोलो ऐसा नो। पर ये इतना आसान नहीं है, ये स्टेप बाय स्टेप डेवलप होता है। पहली बात, जिसके पास बिल का या निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का पोजीशन होता है, पोजीशन, उसको हम सिर्फ पोजेसर कहते हैं, हम उसको क्लेम करने वाला पर्सन नहीं कहते। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आया है, मैंने आपसे गुड्स परचेस किए या फिर मैंने आपको गुड्स सेल किए, आपने मेरे को बिल ऑफ एक्सचेंज दिया, मैंने ड्रॉ किया था, आपने मेरे को बिल ऑफ एक्सचेंज दिया, मैंने वो बिल मेरे एजेंट को दिया। मेरा एजेंट ओनर नहीं है, मेरा एजेंट कंसिडरेशन के लिए बिल नहीं ले रहा, मेरे एजेंट के पास सिर्फ पोजीशन है। आर यू अंडरस्टैंडिंग मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले। या फिर मैंने बिल को रखने के लिए मेरे डैड के पास दे दिया, डैड आप चीजें अच्छे, अपने डैड चीजें सभी अच्छे से रखते हैं, तुम्हारी भी इंपॉर्टेंट चीजें, उनकी भी इंपॉर्टेंट चीजें। 4 बार तो तुमने जिंदगी में आधार कार्ड घुमा दिया होगा, जो तुम्हारे डैड ने तुमको वापस दिलाया होगा। पैन कार्ड को तो सवाल ही निकाला ही नहीं होगा अभी तक के, हैं? निकाला है क्या? चलो वेरी गुड। तो अपने डैड जो है वो अपनी चीजें बहुत संभाल के रखते हैं, इसलिए तुम्हारे पास जैसे ही बिल आया, 3 महीने की मैच्योरिटी थी, 3 महीने तुम्हें, तुम उसको कम से कम 90 बार गंवा दोगे। बोलो हाँ है ना? तो तुमने डैड को दिया, डैड ये ठीक से रख दो। नाउ वेदर योर डैड इज अ होल्डर और अ क्लेमर, नो, ही इज जस्ट अ पोजेसर। तो आपके पास इंस्ट्रूमेंट है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको क्लेम कर सकते हो सकता है आपका नाम भी ना हो उसके ऊपर, तो आप सिर्फ क्या हो, एक बार उसे पोजेसर। फिर उसके बाद में एंडोर्समेंट शीट पे या ओरिजिनल बिल पे अगर आपका नाम लिखा है, टाइटल, एंडोर्समेंट शीट पे या तो फिर ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट पे अगर आपका नाम लिखा है, इफ यू हैव अ पोजीशन एंड इफ यू हैव अ टाइटल,
then you are a holder. If you have a possession and you have a title, then you are क्या बोले एक बार उसे holder. कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जैसे मेरे पास बिल आया, आपने दिया हुआ बिल मेरे पास आया, अब मैं आपसे 3 महीने बाद बिल क्लेम करने के लिए नहीं आ सकता क्योंकि मैं फॉरेन जा रहा हूं, तो मैंने मेरा एम्प्लॉय को बिल देके रखा। एम्प्लॉय ने मेरे से पूछा, सर तुम अगर फॉरेन जा रहे हो और बिल के ऊपर मेरा नाम नहीं है तो मैं कैसे बिल क्लेम करूं? सामने वाला पार्टी मेरे को पे ही नहीं करेगा। तो मैंने क्या किया, मेरे एम्प्लॉय का एंडोर्समेंट करके नाम लिख दिया। एम्प्लॉय का एज एंडोर्समेंट करके नाम लिख दिया। मैं बोला जब तू पैसे ले लेगा तब मेरे को वापस दे देना। अब उससे वो तुमसे पैसे ले और मेरे को वापस दे, इसलिए मैंने मेरे एम्प्लॉय से एक पीडीसी भी साइन करवा लिया, पोस्ट डेटेड चेक मेरे नाम पे। ये मार्केट में होता है, क्लियर है? जैसे मैंने बिल लिया, 4 महीने तक मैं नहीं हूं, मैंने बिल के ऊपर एंडोर्समेंट किसका दिया? एम्प्लॉय, और उससे मैंने क्या ले लिया? पीडीसी। क्लियर है कंसेप्ट? नाउ ही इज क्या बोले एक बार उसे होल्डर। अगर उसने मेरे को बिल का मैच्योरिटी नहीं दिया तो मैं पीडीसी यूज करूंगा, लेकिन पीडीसी अभी तक मैंने पोस्ट डेटेड चेक, पीडीसी मतलब क्या? पोस्ट डेटेड चेक, ये अभी तक क्या मैंने यूज किया है क्या? नहीं। अगर उसने मेरे को पे नहीं किया जो बिल मैंने उसके हाथ में दिया था उसके हिसाब से, तो मैं उसका पीडीसी यूज करूंगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या करूं? तो ही इज अ होल्डर, ही इज नॉट इवन फॉर वैल्यू। उसने कोई कंसिडरेशन नहीं दिया है, उसने मुझे जो चेक दिया वो पीडीसी है, दैट इज नॉट अ कंसिडरेशन। कंसेप्ट समझ में आया? दैट इज नॉट अ कंसिडरेशन, ये तो मैंने सिर्फ सिक्योरिटी के तौर पर रख लिया। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? तो दैट इज क्या बोले एक बार उसे सिर्फ होल्डर। अब एक स्टेप और, मैं बोल रहा हूं ये स्टेप बाय स्टेप ऊपर बढ़ता जाएगा। सबसे पहले जिसके पास पोजीशन होता है वो कौन होता है? जोर से बोले एक बार, पोजेसर। जिसके पास पोजीशन प्लस टाइटल वो क्या होगा? होल्डर। अब जिसके पास पोजीशन प्लस टाइटल और जिसने बिल के खिलाफ कंसिडरेशन दिया है, बिल के खिलाफ क्या दिया है? कंसिडरेशन। मेरे पास पोजीशन है, मेरा नाम बिल के ऊपर लिखा है या एंडोर्समेंट टाइटल के ऊपर लिखा है, और मैंने आपको गुड्स बेचे हैं, मैंने आपको सर्विसेज दी है, मैंने आपको कंसिडरेशन में कुछ ना कुछ दिया है, जैसे लोन दिया है। समझ में आ रहा है? तो पोजीशन प्लस टाइटल प्लस कंसिडरेशन इज होल्डर फॉर वैल्यू। होल्डर फॉर वैल्यू बराबर आ रहा है, लॉजिकली समझ में आ रहा है? पहले सिर्फ पोजेसर था, फिर उसका क्या हुआ? होल्डर। होल्डर कैसे हुआ? टाइटल से। फिर उसमें आप क्या ऐड कर दो? कंसिडरेशन। तो ये तो फॉर वैल्यू हो गया ना, ये तो फॉर वैल्यू हो गया ना। तो होल्डर तो पहले ही था, कंसिडरेशन जुड़ गया तो होल्डर फॉर वैल्यू। ये बहुत सटीक तरीके से मैं बोल रहा हूं, इतना तुमको बाइफरगेट कर करके तोड़ फोड़ के कहीं नहीं मिलने वाला। तो इसको इसी तरीके से याद रखना। जितना क्लियर ये कंसेप्ट होगा, अगले 10-20 केस में आपको कोई तकलीफ नहीं जाएगी। कंसेप्ट समझ में? सो सबसे पहला पोजीशन में क्या है बोले एक बार? पोजेसर। टाइटल में होल्डर। कंसिडरेशन ऐड करो, होल्डर फॉर वैल्यू। पर यह भी हो सकता है कि भाई तुमने कंसिडरेशन दिया हो, तुम्हारे पास पोजीशन हो, तुम्हारे पास टाइटल हो, पर तुम्हें यह टाइटल डिफेक्ट के थ्रू मिला हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने मेरे को बिल दिया, मेरे से बिल चोरी हो गया, विजय सर ने चोरी कर लिया। किसने चोरी कर लिया? विजय सर ने। ऊपर से एंडोर्समेंट पे खुद का नाम लिख दिया, मेरी सिग्नेचर फॉर्ज कर दी। अब मेरी सिग्नेचर तो मालूम ही उनको, हम एक दूसरे की कितने बार करते रहते हैं इधर उधर सिग्नेचर, है ना? तो मेरी सिग्नेचर फॉर्ज कर दी। क्लियर है कंसेप्ट? लेकिन विजय सर ने जब फॉर्ज किया सिग्नेचर मेरा, तो विजय सर से मैंने लोन लेके रखा था 1 साल पहले, जो मैंने उनको रीपे ही नहीं किया। तो ही इज हैविंग अ पोजीशन, ही इज हैविंग अ टाइटल, ही इज हैविंग अ कंसिडरेशन बिकॉज लोन दिया था। बट वेदर ही इज हैविंग अ गुड फेथ, क्योंकि थेफ्ट वाला बिल है। तो बस यही डिफरेंस होता है होल्डर फॉर वैल्यू में एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स में। जिसके पास गुड फेथ भी होगा, क्या होगा? ही इज अ होल्डर फॉर वैल्यू विथ क्या बोले एक बार उसे? गुड फेथ। होल्डर फॉर वैल्यू विथ क्या बोले एक बार? गुड फेथ। पर इसे होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं होता। होल्डर इन ड्यू कोर्स एक और स्टेप आगे ऐड करेंगे अपन, ठीक है? ही इज अ होल्डर फॉर वैल्यू इन क्या बोले एक बार? गुड फेथ। बट विजय सर को ने अगर बिल थेफ्ट किया है तो क्या उनके पास गुड फेथ है? नहीं। तो ही इज जस्ट अ होल्डर फॉर वैल्यू। अगर मैंने उनको बिल दिया और उन्होंने गुड फेथ में लिया तो ही इज अ होल्डर फॉर वैल्यू, बट इन काय में बोले बार? गुड फेथ। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोले सर। नो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने मेरे को बिल दिया, विजय सर ने मेरे को लोन दिया था, बदले में मैंने उनको बिल बकायदा दिया साइन करके, एंडोर्स करके, तो उनका गुड फेथ भी था। लेकिन ये बिल मैंने विजय सर को बिल मैच्योर होने के बाद दिया।
3 महीने की मैच्योरिटी थी, 3 महीने तक मैंने घर पे संभाल के रखा, मैं नहीं दूंगा। 3 महीने खत्म हो गए, फिर मैंने बिल निकाला, लिखा विजय सर, साइन किया और मैंने विजय सर को बिल दे दिया। अब मैच्योरिटी के बाद दिया, तो बेटा मैच्योरिटी के बाद देने पे बंदा ये बिल के ऊपर होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं होता। तो होल्डर इन ड्यू कोर्स के लिए लास्ट कंडीशन आपको कौन सी ऐड करनी पड़ेगी? मैच्योरिटी। जोर से बोलो, क्या ऐड करनी पड़ेगी? मैच्योरिटी। पांचों कंडीशन जब आप सेटिस्फाई करोगे तो यू विल बी होल्डर इन ड्यू कोर्स। सार 15 मिनट हो गए, होल्डर इन ड्यू कोर्स, होल्डर इन ड्यू कोर्स, ये होल्डर इन ड्यू। सवाल बनाना जरूरी है, तो 15 मिनट से मैं सिर्फ सवाल ही बना रहा हूं, अब आंसर सुनो। होल्डर इन ड्यू कोर्स का मतलब होता है वो बंदा जो बिल के ऊपर किसी भी समय, ऑब्वियसली बिफोर मैच्योरिटी, किसी भी समय एक्सेप्टर से या ऑल अदर पर्संस टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से कंपल्सरीली क्लेम ले सकता है किसी भी सिचुएशन में। मतलब आप होल्डर इन ड्यू कोर्स को मना नहीं कर सकते, आपकी हिम्मत ही नहीं है, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। इफ इज अ होल्डर इन ड्यू कोर्स, उसके पास कैसे भी जाके बिल ऑफ एक्सचेंज आया हो, कैसे भी जाके, पहले थेफ्ट हो गया, फिर लॉस्ट हो गया, फिर फलना, फिर ढकना, फिर दुनिया डूब गई, स्वर्ग मिट गया, और फिर उसके बाद में बिल ऑफ एक्सचेंज आया, पर अगर वो होल्डर इन ड्यू कोर्स है या 5 पॉइंट के साथ, तो दुनिया रहे या ना रहे, स्वर्ग रहे या ना रहे, नरक रहे या नहीं, नर्क तो रहेगा, अपन सब वही रहेंगे ना, हाँ। सो नर्क रहे या ना रहे, होल्डर इन ड्यू कोर्स हमेशा बिल क्लेम कर सकता है। यू कैन नॉट क्वेश्चन अ टाइटल ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स। कंसेप्ट समझ में? आप अगर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में आपको इंस्ट्रूमेंट क्लेम करने के लिए सबसे पावरफुल पर्सन अगर बनना है तो दैट इज होल्डर इन ड्यू कोर्स। सबसे पावरफुल टाइटल अगर किसी का है तो इसका है, क्योंकि इसके साथ सब अच्छा अच्छा हो रहा है। देखो, पोजीशन भी है, नाम भी लिखा है, कंसिडरेशन के भी खिलाफ भी है, गुड फेथ भी है, और मैच्योरिटी के। अब इससे ज्यादा क्या भगवान से मिलोगे? तो इफ यू आर द पावर, इफ यू वांट टू बी अ पावरफुल पर्सन अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, यू मस्ट बी अ होल्डर इन ड्यू कोर्स। बाजार में सांड घुसना और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में होल्डर इन ड्यू कोर्स घुसना, हालत एक ही होनी है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो एक बार सर। नो, ये बंदा क्लेम किए बगैर नहीं मानेगा, और एक्सेप्टर नहीं पे करेगा ना, तो सब जितनी भी एंडोर्सर, एंडोर्सी और ड्रॉअर, ड्रॉई है ना, सबको लाइन से खड़ा करेगा, उन सबसे क्लेम करेगा। इतना पावर है इसका, और ये किसी को नहीं, मतलब कोई बंदा इसको मना नहीं कर सकता, एक्सेप्ट 2-3 केसेस है जिसमें वर्क नहीं करता, वो सबसे एंड में देखेंगे, पहले होल्डर इन ड्यू कोर्स देखते हैं, ठीक है? अब एक एक केस के साथ डेवलप करेंगे, ठीक है? एक एक केस के साथ तो जाके धीरे धीरे डेवलप होगा। एक बार मुझे 5 पॉइंट्स बोल दो। पहला कौन सा है? पोजीशन। पोजीशन के साथ क्या बनता है? पोजेसर। पोजीशन में क्या ऐड कर दो? टाइटल, तो क्या बन जाओगे? होल्डर। टाइटल में क्या ऐड कर दो? कंसिडरेशन, तो क्या बन जाओगे? होल्डर फॉर वैल्यू। उसमें ऐड कर दो गुड फेथ, तो क्या बन जाओगे? होल्डर फॉर वैल्यू इन अ गुड फेथ। उसमें ऐड कर दो तो क्या बन जाओगे? होल्डर इन ड्यू कोर्स। कंसेप्ट समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो सर। नो, अब केस देखना बड़े अच्छे तरीके से, बहुत ध्यान से। केस नंबर 1, और जगाए रखना खुद को, बहुत सारे केसेस है। मिस्टर ए ने बिल ड्रॉ किया बी पे। अब जब मैं बी बोलूं तो बी इज ऑलवेज अ एक्सेप्टर। बी इज ऑलवेज अ, एक बार, एक्सेप्टर। कंसेप्ट समझ में? सो बी ने एक्सेप्ट किया, एज अ पेई बिल दे दिया सी को। एज अ पेई बिल किसको दिया? बोले एक बार, सी। सी ने बिल आगे एंडोर्स किया डी को, और डी ने बिल गिफ्ट कर दिया ई को। बिल गिफ्ट नहीं कर सकते, आप ही तो बोला था डेफिनेशन के अंदर। क्यों गिफ्ट नहीं कर सकते, यही समझाने के लिए मैं यहां पे गिफ्ट लाया हूं। समझ में आ रहा है क्यों नहीं कर सकते? अगर डी ने बिल गिफ्ट किया ई को, तो मुझे बताओ ई के पास पोजीशन है? बोलो हाँ है ना? ई का नाम बिल के ऊपर लिखा है, तो ये क्या, अच्छा ई ने कोई कंसिडरेशन दिया क्या? तो ये होल्डर हुआ या होल्डर फॉर वैल्यू हुआ? तो ही जस्ट क्या बोले एक बार, होल्डर। थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, समझ में अच्छे से आएगा। रेड कलर लेंगे अपन, ठीक है? लाल लाल। सो ही इज जस्ट क्या बोले एक बार, होल्डर। ई बड़े शानो शौकत से गया किसके पास? बी के पास। बी से वो बिल क्लेम करना चाहता है, तो अगर बी पेमेंट कर दे, बी रेडी हो, तो क्लेम हो सकता है। क्योंकि अगर
ई ने क्लेम नहीं किया तो अल्टीमेटली डी तो क्लेम करने चला ही जाएगा, एंड डी कैन बी कंसिडर्ड एज अ होल्डर इन ड्यू कोर्स नॉर्मली। ठीक है, तो एक तो ई को नहीं देगा, नहीं तो डी को देगा। अब नॉर्मली देखा जाए तो गिफ्ट अलाउड नहीं है, पर जब मैं बी के पास बिल क्लेम करने जाऊंगा प्रैक्टिकली, बी पैसे देने के पहले मेरे को ये थोड़ी ना पूछना है तेरे पास कंसिडरेशन है, तेरे पास गुड फेथ है, तेरे पास ये है, फलना है, ढकना है। अगर उसने पूछा भी तो भी मैं हाँ ही बोलूंगा। कंसेप्ट समझ में? तो एक्चुअली थ्योरेटिकली गिफ्ट करना अलाउड नहीं है, बट प्रैक्टिकली जब आप गिफ्ट वाला बिल लेके जाओगे तो एक्सेप्टर सिर्फ ये देखेगा कि टाइटल है क्या, नाम है क्या, पोजीशन है क्या, बचे हुए 2-4 सवाल पूछेगा जिसके लिए मेरे को हां बोलना है, और गिफ्ट में क्लेम कर सकता हूं। आर यू अंडरस्टैंडिंग मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले सर। नो। तो इससे हम क्या सीखते हैं कि होल्डर जो है, होल्डर फॉर वैल्यू नहीं, होल्डर जो है वो थ्योरेटिकली क्लेम नहीं कर पाएगा, पर प्रैक्टिकली कर पाएगा क्या? हाँ। अब ये तुमको कोई बोलेगा नहीं, दिस इज सब्सटेंस ओवर फॉर्म, रियलिटी विल प्रिवेल ओवर लीगैलिटी, द रियलिटी विल प्रिवेल ओवर द लॉ, क्योंकि ये होता है और प्रैक्टिकली बहुत सारे लोग करते हैं। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? दूसरा केस अब देखना, अब गिफ्ट का प्रॉब्लम का है, अब आपको समझ में आएगा गिफ्ट का प्रॉब्लम। ए ने बिल ड्रॉ किया किसके ऊपर? बी। बी ने किसको दिया? सी। सी ने आगे किसको दिया? डी। डी ने किसको गिफ्ट किया? ई। ई जब बी के पास लेने गया तो बी क्या हो गया? इंसॉल्वेंट। मुझे बताओ बी से क्लेम कर सकता है क्या? बी इंसॉल्वेंट हो गया, क्या क्लेम कर सकता है? नहीं। अब जब बी से क्लेम नहीं कर सकता तो नॉर्मली आप सी और डी के ऊपर केस कर सकते हो। अरे बोलो हाँ या ना? सो सी और डी के ऊपर आप क्लेम कर सकते हो। बोले सर नो, पर मैं एक बात बोलना चाहूंगा, यहां ई किसी से क्लेम नहीं कर पाएगा, क्योंकि ई इज नॉट अ होल्डर फॉर वैल्यू, ही इज जस्ट अ होल्डर। गिफ्ट का ये डिसएडवांटेज है। समझो तुम किसी के शादी में गए, तुमने गिफ्ट के चक्कर में तुम गिफ्ट ले नहीं पाए, तो तुमने खाली डब्बा लिया, उसको रैपर लगा दिया, रिबन बांध दी, खाली बॉक्स। वो नहीं क्या अमेजोन, वो भी अमेजोन के पार्सल में आया हुआ एक खाली बॉक्स, उसने आपने उसको दे दिया, उसके ऊपर स्टिकर भी नहीं लगाया। ठीक है, आपने आपके दोस्त को गिफ्ट दे दिया, वहां पे मस्त शान शौकत से फोटो खींच ली, गिफ्ट के साथ में निकल लिए, बॉक्स खाली था। अब जब उसने बॉक्स खोल के देखा, बॉक्स के अंदर कुछ नहीं। अब ऐसा होगा क्या कि वो वीडियो रिकॉर्डिंग वापस से देखेगा, फोटो वापस से देखेगा, देखेगा गिफ्ट किसने दिया है, फिर आपको बोलेगा क्यों रे तूने तो खाली गिफ्ट किया, मेरे को चाहिए ही चाहिए। ऐसा तो नहीं होगा ना। तो गिफ्ट का यही प्रॉब्लम है, आपने दिया है, सामने वाले को मिला है, पर मिला है या ना मिला है ये उसका प्रॉब्लम है। आपने एक बार दे दिया, कॉन्ट्रैक्ट वहां खत्म। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले सर ना। क्या हो? चलो डन। ओके, अब यहां पे मैंने आपको समझाया कि गिफ्ट का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है। होमवर्क क्या है? बीकॉम से है, होमवर्क क्या है? बुक खोल के हुए जाना यहां से।
होमवर्क किया है? अभी किया हुआ नहीं चाहिए मेरे को। अभी जो जिन्होंने किया है अभी वो भी बाहर ही रहेंगे, खाने के काम नहीं है यहाँ पे। होमवर्क किया है? बुक खोल के दिखाना। पहले किया था मिला नहीं। बाहर एक काम करो, बाहर ही रहो सब, बाहर। मेरे को टाइम वेस्ट की कर, सब बाहर रहो। बीकॉम पहले किया था? बैठो बैठो। दरवाजा बंद कर लेना फर्स्ट। चलो स्टार्ट कर दे। सो यहाँ पे गिफ्ट का प्रॉब्लम समझ में आया? बैठ जाओ। गिफ्ट का प्रॉब्लम समझ में आया सबको? बोलो हाँ है ना। एक बार मुझे पांचों पॉइंट रिवाइज करके देना है सबने। सबसे पहला क्या है बोले एक बार जोसे? पोजेशन। पोजेशन से सिर्फ क्या बनेगा? पोजेसर। दूसरा टाइटल से क्या बनेगा? होल्डर। कंसिडरेशन से होल्डर फॉर वैल्यू। उसके साथ में ऐड कर दो गुड फेथ, तो होल्डर फॉर वैल्यू इन गुड फेथ। एंड आस्क में मैच्योरिटी, तो क्या बन जाएगा? होल्डर इन ड्यू कोर्स। कंसेप्ट समझ में? अब नीचे केस नंबर 3, एक एक चीज को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना। मिस्टर ए ने बिल एक्सेप्ट करवाया बी से, तो एक्सेप्टर कौन है सब जन बोलो? बी। बी ने बिल किसको दिया? सी। सी ने किसको दिया? डी। डी ने बिल ई को दिया, ई ने गुड्स भी सप्लाई किए थे। नाउ मुझे बताओ ई के पास पोजीशन है? बोलो हाँ है ना। सब जन बोलो यस और नो। उसके पास टाइटल है क्या? उसके पास कंसिडरेशन है क्या? उसके पास गुड फेथ है? अगर मैं मैच्योरिटी अज्यूम करूं तो क्या मैं कह सकता हूं ई इज अ होल्डर इन ड्यू कोर्स? सो ई क्या हो गया? होल्डर इन ड्यू कोर्स। अब ये बिल क्लेम करने जाएगा किसके पास? बी के पास। बी इंसॉल्वेंट हो गया, कोई रिकवरी नहीं हो पाई। तो अब इस केस में सी और डी दोनों विल बी लायबल टू ई। सिर्फ सी और डी क्यों? सी, डी और ए तीनों विल बी लायबल टू ए। अब सिर्फ ए हमने पहले लिखा है तो उसको छोड़ मत देना। तो ए विल ऑलवेज बी लायबल बिकॉज ही इज अ प्राइमरी। मैंने बोला था ना ड्रॉअर की लायबिलिटी सेकेंडरी होती है, प्राइमरी किसकी होती है? एक्सेप्टर। तो यहां ए जो है वो भी लायबल हो जाएगा। कंसेप्ट समझ में? क्योंकि बी इज अ एक्सेप्टर, ए ने ड्रॉ किया है, ए, सी और डी तीनों किसको पेमेंट करेंगे? ई को। ये पावर है होल्डर इन ड्यू कोर्स का। समझ में आ रहा है? अगला केस। हाँ रुक जाओ, आएंगे सबके ऊपर आएंगे, फ्लो में चलते रहो। साइंस रिकोर्स, फॉर्जरी, फैकल्टेटिव सब आएगा, जस्ट वेट। केस नंबर 4, अभी हम केस 4 पे ही है। टोटल केस 25 है। कितने केसेस है? 25। झूठ नहीं बोल रहा हूं, सच में 25 केसेस है। बोलने के लिए 25 नहीं बोल रहा हूं। आगे लेट्स गो। ए ने बिल किसको ड्रॉ किया? बी। बी ने किसको दिया? सी। सी से क्या हो गया? थेफ्ट हो गया। अभी सी तो सी है ना, कोई भी चुरा सकता है। सो सी से क्या हो गया? थेफ्ट। किसके पास आया? डी। लेकिन डी चोर होने के बावजूद भी आगे बिल उसने ई को दिया और ई से गुड्स परचेस किए। अब सवाल यह है, ई अगर क्लेम करने जाए बिल, ई क्लेम करने जाए बिल बी से, क्या ई क्लेम कर सकता है? हाँ या ना? पहली बात, क्या ई के पास इंस्ट्रूमेंट का पोजीशन है? ई के पास इंस्ट्रूमेंट का टाइटल है, कंसिडरेशन है, गुड फेथ है, मैच्योरिटी है। तो ई क्या हो गया? होल्डर इन ड्यू कोर्स, क्योंकि उसको थेफ्ट के बारे में पता ही नहीं ना। और ई अगर होल्डर इन ड्यू कोर्स है तो क्या वो बी से क्लेम कर सकता है? हाँ, यही पावर है होल्डर इन ड्यू कोर्स का। बीच में पूरा का पूरा थेफ्ट पड़ा है बट फिर भी वो क्लेम कर सकता है। होल्डर इन ड्यू कोर्स के इस कैरेक्टर को कहते हैं मिडास टच। मिडास टच, मिडास टच मतलब पारस पत्थर का स्पर्श। होल्डर इन ड्यू कोर्स ने गलत चीज को भी छू लिया तो भी वो सही हो जाएगी। समझ में आ रहा है सबको? सब हाँ है ना? उसने गलत चीज को भी छू लिया तो भी वो उसको क्लेम कर सकता है। आइडिया क्लियर है? थेफ्ट वाला इंस्ट्रूमेंट छू लिया, सही हो गया। लॉस्ट इंस्ट्रूमेंट छू लिया, सही हो गया। किसी होल्डर का या सिर्फ होल्डर और वैल्यू का इंस्ट्रूमेंट भी छू लिया तो भी सही हो गया। कोई भी डिफेक्ट होल्डर इन ड्यू कोर्स के सामने नहीं टिकता। क्लियर है? ये गुड फेथ में जब काम कर रहा है तो तकलीफ क्या है? क्लियर है कंसेप्ट? सर फिर सी क्या करेगा? सी की तो वाट लगी ना, उससे तो बिल चोरी हुआ था। तो सी चोर को ढूंढे, पुलिस में एफआईआर करे और डी से क्लेम कर ले डैमेजेस।
वो उनका पर्सनल मैटर, लेकिन वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में थोड़ी आएगा। तो इसके बाद जहां पे भी थेफ्ट है, लॉस है, जिससे थेफ्ट या लॉस हुआ वो बंदे के पास राइट है कि जिसने थेफ्ट या जो फाइंडर ऑफ गुड्स है उसके ऊपर केस करके रिकवरी करे, पर वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में नहीं आएगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? एवरीबॉडी इज वेरी क्लियर अबाउट दिस? नेक्स्ट केस, ए ने बिल ड्रॉ किया बी पे, इंसॉल्वेंट बाद में होगा वो, उसने सी को दिया, सी तो सी है, क्या हो गया? थेफ्ट। डी के पास आया, डी ने गुड्स के खिलाफ ई को दिया बिल, तो ई कौन है? होल्डर इन ड्यू कोर्स। क्या वो बिल क्लेम कर सकता है? यस, पर बी क्या हो गया? अब ए सी डी तीनों से, ए सी या डी, ए सी या डी। अब ऐसे सिचुएशन में आंसर बहुत ही ईमानदारी से देना। मुझे तो जिसने बिल थेफ्ट किया है वो खुद का नाम कभी बिल के ऊपर लिखेगा क्या? एज पर थेफ्ट आई एंडोर्स अ बिल, करेगा? नहीं। तो यहां पे आपने आंसर ये नहीं देना है कि तीनों से, आपने आंसर देना है क्लेम फ्रॉम एंडोर्समेंट शीट, क्लेम फ्रॉम ऑल एंडोर्सीज। जितने एंडोर्सर है, एंडोर्सी है, उन सबसे क्लेम करेगा। अब जिनका भी नाम बिल के एंडोर्समेंट पे होगा वो सबसे क्लेम कर सकता है। अब उसमें ए रहे, सी रहे, डी ने अगर खुद का लिखा है तो फिर सी सी नहीं डी सी हो गया है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? तो ये एंडोर्समेंट के ऊपर जिन जिन का नाम लिखा है उन सबसे ई क्लेम कर सकता है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो सर। नो, ये चीज को याद रखना। क्लियर है? अगला वाला केस। सो यहां पे लिखा है मैंने, होल्डर इन ड्यू कोर्स का टच कैसा है बोले एक बार उसे? मिडास टच। नीचे केस नंबर 6, ए ने बिल बी को दिया, बी ने एक्सेप्ट किया, सी को दिया, सी तो सी है, थेफ्ट हो गया। उसके बाद उसने डी को दिया, डी ने मतलब डी ने थेफ्ट किया, डी ने बिल अगेंस्ट गुड्स किसको दिया? ई। तो मुझे तो ई क्या हो गया? होल्डर इन ड्यू कोर्स। बोलो हाँ है ना? इसने आगे बिल गिफ्ट किया, किसको बोले एक बार? एफ। तो एफ क्या हुआ? होल्डर हुआ, होल्डर फॉर वैल्यू, होल्डर इन ड्यू कोर्स। सिर्फ होल्डर हुआ, क्योंकि इसके बाद सिर्फ क्या है? पोजीशन है, टाइटल है। अब एफ क्लेम करने गया बी से, क्या एफ क्लेम कर सकता है? क्या एफ क्लेम कर सकता है? जोर से बोले सर। नो, एफ क्लेम कर सकता है प्रैक्टिकली, थ्योरेटिकली कर सकता है क्या? नहीं। क्लियर है कंसेप्ट? वही अब मैंने केस क्यों दिया सर, क्या खास बात है केस में? आप थोड़ा इमेजिन करो, अगर डी ने, जिसने थेफ्ट किया, ई समझो बीच में पार्टी है ही नहीं, होल्डर इन ड्यू कोर्स है ही नहीं, अगर डी ने ये बिल सीधा अगर एफ को गिफ्ट किया होता, चोरी वाला बिल उसने एफ को गिफ्ट किया होता, अब अपने को ये नहीं पता इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, पर क्या इतने स्मूथली वो बिल क्लेम कर सकता था? अब वो बिल इतने स्मूथली क्यों क्लेम कर सकता है? बिकॉज बीच में कौन है? होल्डर इन ड्यू कोर्स। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? अगर होल्डर इन ड्यू कोर्स का टच नहीं होता तो एफ को बिल क्लेम करने के लिए बड़ा तकलीफ जाता था, क्योंकि वो थेफ्ट वाला है। हो सकता था, मैं ये नहीं बोल रहा नहीं होता था, मैं ये भी नहीं बोल रहा होता था, मैं बोलता हूं तकलीफदायक चीज है, इसका डिसीजन निकालना मुश्किल है प्रैक्टिकली। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो सर। नो, ये चीज होने के बाद क्लॉज नंबर 7, केस नंबर 7, ए ने बिल दिया बी को, बी ने सी को दिया, सी से थेफ्ट हो गया, डी ने ई को दिया, गुड्स के खिलाफ आगे एफ को गिफ्ट कर दिया, एफ गया बी से क्लेम करने के लिए, बी इंसॉल्वेंट हो गया, रिकवरी हो पाई क्या? नहीं। अब एफ क्या कर सकता है? एफ क्या कर सकता है? एफ क्या कर सकता है? एफ कैनॉट डू एनीथिंग। पूछो क्यों? बिकॉज ही इज जस्ट अ होल्डर, उसके पास पोजीशन है, उसके पास टाइटल है, तो कोई भी चीज नहीं कर सकता किसी के भी खिलाफ, ही इज जस्ट अ गिफ्ट। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले सर। ना, एक चीज होने के बाद क्लॉज नंबर 8 बहुत तरीके से ध्यान देना। रेडी? सब जन साथ साथ में। ए ने बिल बी को दिया, बी ने एक्सेप्ट किया, किसको दिया? सी। सी से क्या हो गया? थेफ्ट। मिला किसको? डी। अब देखना, डी ने गिफ्ट किया किसको? ई। ई ने गिफ्ट किया एफ। एफ क्लेम करने चला गया बी के पास। अब नहीं बोलना, वेरी डिस्प्यूटेड वर्ड क्या यूज करना? वेरी डिस्प्यूटेड है, हो भी सकता नहीं भी हो सकता, वो कोर्ट में डिसाइड होगा कि क्या होगा क्या नहीं। अपन यहां मियां राजी बीवी राजी तो बिल क्लेम कर लेंगे, अपन कौन काजी। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो। सो इट इज क्या बोले एक बार? डिस्प्यूटेड। वही बीच में एक आधा होल्डर इन ड्यू कोर्स होता था तो क्लेम कर सकता था नियरली। अब यहां पे मैंने एक और चीज लिखा है,
प्रैक्टिकली गिफ्ट के केस में कोई नॉलेज नहीं होता, तो इसलिए हमने पेमेंट के हिसाब से इसको डिस्प्यूटेड बोला है कि हो भी सकता है पेमेंट, नहीं भी हो सकता। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो सर। नो, नीचे क्लॉज नंबर केस नंबर 9। हाँ, मैं वही बोल रहा हूं, इस सब केसेस में अगर सी बी को इन्फॉर्म करता है बिल चोरी हो गया, तो बिल बी डिनाई कर सकता है क्या? दैट्स व्हाई डिस्प्यूटेड। डिस्प्यूटेड में आप हर वो केस कवर कर लो जिसके अंदर क्लेम भी हो सकता है, जिसके अंदर क्लेम नहीं हो सकता। एवरी केस, सी ने बिल को इन्फॉर्म कर दिया, या सी ने बी को इन्फॉर्म कर दिया और सी मर गया, या सी ने बी को इन्फॉर्म किया, बी मर गया, एवरीथिंग कैन बी देयर। कंसेप्ट समझ में? यू कैन टेक इट टू एनी नेक्स्ट लेवल। हाँ, होल्डर इन ड्यू कोर्स अगर है तो फिर वो थेफ्ट हो, गिफ्ट हो, फलना हो, ढकना हो, नहीं नहीं नहीं, अंडरस्टैंड, आई विल टेल यू व्हाट इज इट। पूरा आप ध्यान, आगे केस आएगा उसके ऊपर से आपको थोड़ा समझ में आएगा। जैसे थेफ्ट वाला कहां गया बिल? हाँ, ये वाला पूछ रहे हो आप। अब इनका सवाल क्या है कि बी ने सी को दिया, सी से थेफ्ट हो गया, किसके पास आया? बोले एक बार जो से डी। जैसे सी से थेफ्ट हुआ, सी ने बी को फोन किया, अरे मेरा बिल चोरी हो गया। क्लियर है कंसेप्ट? बट एंड में वो किसके पास आया है? होल्डर इन ड्यू कोर्स। जब ये जाएगा बी के पास रिकवरी के लिए, ये भी नहीं, ऊपर वाला। सो जब ये जाएगा, कहां गया? हाँ, ये जाएगा किसके पास? बी के पास रिकवरी के लिए। ये बी को बिल प्रेजेंट करेगा, बी बोलेगा ए चोरी का बिल लेके आया, ये मस्त तरीके से कंडीशन निकालेगा, पोजीशन, टाइटल, कंसिडरेशन के लिए इनवॉइस दिखाएगा, ये देख इनवॉइस। मेरे को थेफ्ट के बारे में पता था क्या? क्या मैच्योरिटी के पहले है? तो मैं कौन हूं? होल्डर इन ड्यू। तो मेरे को पैसा समझ में आ रहा है? तो जो बी पहले नाच रहा था ना, ये नहीं देना, ये अभी ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है? बोलो हाँ है ना? आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? नीचू, ये चीज क्लियर हो गया पक्का? तो अगर बी को, एक्सेप्टर को नॉलेज भी है बिल चोरी हो गया, पर सामने होल्डर इन ड्यू कोर्स खड़ा है, उसके साथ पंगे नहीं लेना। बाकी तुमको जिससे क्लेम करना है, थीफ वीफ, उनको सबको बाद में पकड़ना, पहले होल्डर इन ड्यू कोर्स को क्लियर करो। बोलो, बी अगर झूठ बोल रहा है, अच्छा होल्डर इन ड्यू कोर्स झूठ बोल रहा है, होल्डर इन ड्यू कोर्स को बोले इधर लगा, मेरे को इधर आएगा। एनीवेज, हाँ, होल्डर इन ड्यू कोर्स बोले यहां पे झूठ बोल रहा है, उसको गुड़फेद नहीं था, उसको मालूम था चोरी का बिल है। अब ये चीज जो है ना कि उसके पास गुड़फेद है या नहीं है, ये उसकी मन की बात है। अब ये अंडरस्टैंड वन थिंग, तुमको अगर पता भी है बिल चोरी का है, पर कहीं कोई एविडेंस नहीं है, नहीं पता है, मेरे को पूरा मालूम है मैं चोर हूं, मैं ये बोल सकता हूं मैं ई हूं, मैंने ही डी को बोला एक काम कर, जा चोरी करके लेके आ, मैंने पूरा प्लान किया, पर तुम प्रूव कैसे करोगे? अगर प्रूव हो गया, देखेंगे आ रहा है, ठीक है, आ रहा है, लेट्स गो। सो हम कौन से केस के ऊपर थे? 8 के ऊपर। 8 भी हो गया ना, 9 के ऊपर। ए ने बिल किसको दिया? बी ने एक्सेप्ट किया, बिल किसको दिया? सी तो सी है, इस बार ज्यादा सी हो गया इसलिए घूम गया। क्लियर है? सी लेवल पार कर रहा है एक एक। सो लॉस हो गया, बिल किसके पास आया? डी ने गुड्स के खिलाफ किसको बेचा? ई, तो ई कौन हो गया? होल्डर इन ड्यू कोर्स। फिर वापस से बिल थेफ्ट हो गया, चोरी हो रहा है, बिल ही निकम्मा मनहूस ही था बिल, ठीक है। सो थेफ्ट हो गया, किसके पास आया? एफ क्लेम करने के लिए गया। एफ क्लेम कर सकता है क्या? मिडास टच, मिडास टच। एक बात याद रखना, अगर होल्डर इन ड्यू कोर्स ने उसको मिडास टच दिया भी, बाद में वापस से मैला हो गया ना, पहले मैला था, आपने साफ किया, वापस मैला हो गया। समझ में आ रहा है? अब मैले बिल के ऊपर कोई भी क्लेम हो पाएगा क्या? कंसेप्ट समझ में आ रहा है? सर जिससे चोरी हुआ उसका क्या? दे कैन क्लेम फ्रॉम किससे? बोले एक बार जो से जिन्होंने चोरी किया। जैसे सी ये डी से क्लेम करेगा, ई ये एफ से क्लेम करेगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो सर। नो, ये है केस नंबर कौन सा? बोले एक बार जो से 9। आइडिया क्लियर है? मैं जा रहा हूं अगला केस 10। ए ने बी के ऊपर बिल ड्रॉ किया, बी ने एक्सेप्ट किया, बी ने सी को दिया, सी लेवल पार कर चुका है, लॉस्ट हो गया बिल।
डी को गया, डी ने गुड्स के खिलाफ सेल कर दिया ई को, तो ई क्या हो गया बोलो, सब जन बोलो, होल्डर इन ड्यू कोर्स, बिल थेफ्ट हो गया, मतलब अब ईबीसी ही हो रहा है धीरे धीरे। सो बिल थेफ्ट हो गया, बिल किसके पास आ गया, एफ ने सर्विसेज के खिलाफ बिल दिया जी को, तो जी भी क्या हो गया, होल्डर इन ड्यू कोर्स, जी क्लेम करने के लिए गया बी से, क्लेम कर सकता है क्या, मतलब देखो कितने बार मैला हुआ, कितने बार साफ हुआ, ये तुम जिंदगी भर कर सकते हो, एक थेफ्ट एक कंसिडरेशन, एक थेफ्ट एक कंसिडरेशन, एक थे खेलते बैठना घर पे, तो तुम्हारा होल्डर इन ड्यू कोर्स पूरा साफ हो जाएगा, क्लियर है, साफ मतलब क्लियर होगा, ठीक है। आगे आगे 11th वाला, ए ने बिल बी के ऊपर ड्रॉ किया, बी ने बिल एक्सेप्ट किया, सी को दिया, सी तो डी के पास आया, डी गुड्स के खिलाफ ई को दिया, ई से थेफ्ट हो गया, एफ को आया, एफ ने कंसिडरेशन के खिलाफ जी को दिया, मेरे को बीच में का कुछ नहीं दिख रहा, मेरे को सिर्फ एंड का दिख रहा है, क्या जी कंसिडरेशन है, गुड फेथ है, क्या जी होल्डर इन ड्यू कोर्स है, तो क्या क्लेम कर सकता है, पर कोई रिकवरी नहीं हुआ, इंसॉल्वेंट हो गया ना, कोई रिकवरी नहीं हुआ। अब मुझे तो जी किससे क्लेम करेगा, आहा वही गलती दोबारा मत करना, एज पर एंडोर्समेंट, जितने भी एंडोर्सीज है सबसे, जो एंडोर्समेंट टाइटल के ऊपर है वो सब, कंसेप्ट समझ में आ रहा है। अब इसमें थेफ्ट वाले तो खुद का नाम नहीं लिखेंगे ना ऑफ कोर्स, तो जितने बीच में एंडोर्समेंट है उन सब से क्लेम कर सकता है, क्लियर है कंसेप्ट। सो एज पर एंडोर्सी क्लेम द सेम, आइडिया क्लियर है। ये होने के बाद अगला वाला केस ध्यान देना, 12वां डजन भर केस हो रहे अपने, ए ने बी के ऊपर ड्रॉ किया, बी ने एक्सेप्ट किया, बी ने सी को दिया, सी तो डी के पास गया, डी ने कंसिडरेशन में ई को दिया, ई क्या हो गया, होल्डर इन ड्यू कोर्स, आगे थेफ्ट हो गया, एफ के पास बिल आया, एफ ने कंसिडरेशन के खिलाफ जी को दिया, पर जी ने ही प्लान किया था थेफ्ट करने का, और एफ को उसने टारगेट किया था, जा तू बिल चोरा करके ला, एफ ने चुरा करके लाया, जब जी को दिया बोले चोरी कही है ले लो, अब जी को यहां पता है और एविडेंस बेसिस पे रिकॉर्ड किया जा सकता है, क्लियर है। तो मुझे बताओ यहां पे पोजीशन है, हां, टाइटल है, हां, कंसिडरेशन है, हां, गुड फेथ नहीं है, बिफोर मैच्योरिटी है, अरे सब होगा, पर गुड फेथ कहां से लाओगे, अब जीएफ कहां से लाओगे, हाँ है ना। तो मुझे एक बात बताओ, क्या यहां पे जी होल्डर इन ड्यू कोर्स हो सकता है, नहीं। अब ये क्लेम करने बिल जाएगा, अब इसमें तकलीफ है, ये बिल क्या करने जाएगा, क्लेम, क्या ये क्लेम हो सकता है, ना 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 ना। अब समझना जरा बड़े अच्छे से, अगेन डिस्प्यूटेड, अगेन क्या बोले एक बार उसे, डिस्प्यूटेड, भले ही वैल्यू के खिलाफ हो पर गुड फेथ नहीं है ना बेटा, तो अगेन क्या बोले एक बार, डिस्प्यूटेड। अगर समझो यहां सी ने या ई ने, सी ने या ई ने ऑलरेडी बी को बोल के रखा है कि हमारा बिल एक तो लॉस्ट हो गया या हमारा बिल थेफ्ट हो गया, तो मुझे बताओ बी ये जी को पेमेंट करेगा क्या, नहीं करेगा, बोलो हाँ है ना। जब जी क्लेम करने आएगा तो बी बोलेगा ये बिल तो चोरी का है, ये बिल तो गुमा हुआ है, तो यहां पे जी बोलेगा देख मेरे पास पोजीशन है, मेरे पास टाइटल है, मेरे पास कंसिडरेशन है, मेरे पास गुड फेथ, बोले तेरे को ऑलरेडी एफ ने बताया है बिल चोरी का है, तेरे गुड फेथ कहां है, ये देख एविडेंस, ऑडियो रिकॉर्डिंग है मेरे पास में एफ की कि तू उसने तेरे को बताया गुड फेथ वाला नहीं है, तेरे पास गुड फेथ नहीं है तो तू होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है, मैं तेरे को पेमेंट, आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं, जोर से बोलो। तो ये डिस्प्यूटेड है, लेकिन अगर बी को यहां पे किसी ने बोला ही नहीं है कि गुड लॉस हो गया या चोरी हो गया, तो फिर बी क्या करेगा, बी की थोड़ी ना गलती है, लोग लेने के लिए आए, जो तू कौन है, बोले होल्डर इन ड्यू कोर्स, ले लिया, समझ में आया सबको। दैट्स व्हाई मैंने क्या लिखा, डिस्प्यूटेड, दैट्स व्हाई क्या लिखा, जोर से बोलो, डिस्प्यूटेड। अगला केस नंबर 13, ए ने बी के ऊपर ड्रॉ किया, बी ने सी, सी लॉस्ट, डी अगेंस्ट गुड्स ई थेफ्ट, एफ कंसिडरेशन के खिलाफ जी, जी कौन है यहां पे, होल्डर इन ड्यू कोर्स, कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना, बोलो यस और नो। क्लेम करने के लिए गया, रिकवरी हो पाया क्या, जोर से बोलो, हुआ क्या, नहीं,
कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? तो ये कितने लोगों से क्लेम कर पाएगा? एज पर एंडोर्स सी। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? एक सेकंड ना, होल्ड, ये बीच का सी निकाल दूं मैं। चलो अगला केस नंबर 14। कहां से? केस नंबर 14, पूरा ध्यान बोर्ड पे। रेडी? 1 2 3 बोलो क्या है? ए ने बिल किसको दिया बोलो एक बार? बी ने एक्सेप्ट किया। बी ने बिल आगे किसको दिया? सी ने बिल किसको दिया? डी को। डी ने आगे किसको दिया? ई। अगेंस्ट क्या बोले एक बार? गुड्स। तो ई क्या हो गया? होल्डर इन ड्यू कोर्स। आगे क्या हो गया? थेफ्ट। तो कहां गया? एफ ने बिल आगे सर्विसेज के खिलाफ किसको दिया? जी। तो जी क्या हो गया? होल्डर इन ड्यू कोर्स। उसने आगे बिल गिफ्ट कर दिया किसको बोले एक बार? एच। एक सेकंड होल्ड कर लेना। हाँ, हमारे एंडोर्समेंट में हमने कितने कितने एंडोर्समेंट देखे थे बोले एक बार? सबसे पहला ब्लैंक, दूसरा स्पेशल, तीसरा रेस्ट्रिक्टिव, चौथा कंडीशनल, पांचवा साइंस रिकोर्स, छठवा सातवां फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट। बोलो हाँ है ना? अब जरा ध्यान देना, जब बी ने बिल सी को दिया तो बी ने कंडीशनल एंडोर्समेंट किया। कौन सा एंडोर्समेंट किया है? अगर बी ने सी को कंडीशनल एंडोर्समेंट किया है, कोई भी कंडीशनल एंडोर्समेंट है, और एंड में बिल, जैसे ऊपर भी समझो कोई भी कंडीशनल एंडोर्समेंट किया है और एंड में बिल अगर होल्डर इन ड्यू कोर्स के हाथ में आता है, अगर किसके हाथ में आता है? होल्डर इन ड्यू कोर्स, तो होल्डर इन ड्यू कोर्स के ऊपर भी सेम कंडीशन अप्लाई होगी या नहीं होगी? होगी या नहीं होगी? अब यहां पे तो अल्टीमेटली गिफ्ट के केस में एच के पास आया है, मैं चाहिए तो ये मिटा देता हूं, थोड़ा सा इस केस को शॉर्ट करते हैं वरना कंफ्यूजन और क्रिएट हो जाएगा जबरदस्ती। ठीक है, विल स्टार्ट इट फ्रॉम हियर कि भाई कंडीशनल एंडोर्समेंट है, ठीक है, अगेन सर्विसेज बिल लिया गया है, और जी ये क्या है बोले एक बार से? होल्डर इन ड्यू कोर्स। अगर कंडीशनल एंडोर्समेंट है और होल्डर इन ड्यू कोर्स के हाथ में बिल आता है, तो ये जो कंडीशन है जो सी के ऊपर एंडोर्समेंट के लिए लिखी थी वो होल्डर इन ड्यू कोर्स पे अप्लाई होगी क्या? बोलो हाँ या ना? बोलो यस और नो? ओके। अब एक बात आपने याद रखना, कंडीशनल एंडोर्समेंट जो होती है वो दो टाइप की होती है। एक होती है पार्टी स्पेसिफिक और एक होती है जनरल। अब पार्टी स्पेसिफिक कंडीशनल एंडोर्समेंट मतलब क्या? जैसे बी ने बिल यहां पे कंडीशनली सी को दिया, लेकिन साथ में ये लिखा सब्जेक्ट टू डिलीवरी ऑफ द गुड्स। तो सब्जेक्ट टू डिलीवरी ऑफ द गुड्स ये पार्टी स्पेसिफिक कंडीशन हुई जो सिर्फ सी को लगेगी। कंसेप्ट समझ में? या तो फिर आगे जनरल कंडीशन लिखा कि बिल शुड बी ऑलवेज गिवन फॉर कंसिडरेशन, कि ये बिल आगे एंडोर्स होगा तो कंसिडरेशन के लिए एंडोर्स होगा। अब जब इसने लिख दिया कंडीशनल एंडोर्समेंट बिल शुड बी एंडोर्स फॉर कंसिडरेशन, ये जनरल कंडीशन हो गई। तो स्पेसिफिक कंडीशन सिर्फ सी के लिए अप्लाई होगी, लेकिन जनरल कंडीशन रही तो सब के लिए अप्लाई होगी। तो ऐसे सिचुएशन में अगर जनरल कंडीशन है तो होल्डर इन ड्यू कोर्स आप तब तक नहीं बन सकते जब तक कि आप वो जनरल कंडीशन कंप्लाई नहीं करते, क्योंकि आपका गुड फेथ ही नहीं रहेगा। मैंने जनरल कंडीशन लिखी सब्जेक्ट टू डिलीवरी ऑफ गुड्स, सब्जेक्ट टू डिलीवरी ऑफ क्या लेबर? गुड्स। अगर मैं ई हूं और मैंने गुड्स डिलीवरी नहीं किया तो मेरे पास गुड फेथ कहां से आएगा? कंसेप्ट समझ में? सो ये कंडीशन स्पेसिफिक है या जनरल है? मैं सिंपली बोलूंगा अगर ये जनरल कंडीशन है तो ये जी को अप्लीकेबल हो जाएगा, अगर ये पार्टी स्पेसिफिक है तो जी को अप्लीकेबल नहीं होगा। क्लियर है? इसके हिसाब से अगर जी क्लेम करना चाहे सब कंप्लाई करके तो जी क्लेम कर सकता है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो सर। नो, नीचे उसके बाद में अगला 15, सिंपल एज दैट। ए ने बिल बी को दिया, बी ने सी को दिया, सी से थेफ्ट हो गया, बिल किसके पास आया? डी। मेरा सवाल यह है डी इस बिल को क्लेम कर सकता है क्या? कोई भी थीफ बिल को क्लेम कर सकता है?
जोर से बोलो सर नो। वैसे तो इट इज नॉट अलाउड, वैसे तो इट इज का बार उसे नॉट अलाउड, लेकिन अगर आप कभी क्लेम करके पे कर दो, वैसे तो ये अलाउड नहीं है, पर ऐसा हो सकता है कि सी कोई नोटिस ना दे बी को, और जब डी लेके जाए बिल सी के सामने बी के सामने, तो डी बोले मैं होल्डर इन ड्यू कोर्स हूं, मेरे को पेमेंट कर दो, तो हो सकता है बी पेमेंट कर दे। तो वैसे तो ये नॉट अलाउड, दैट्स व्हाई अगर आपने पेमेंट कर दिया होगा, इफ पेमेंट इज मेड, तो क्या कर सकते हो, इफ पेमेंट मेड तो क्या कर सकते हो, यू कैन रिकवर द डैमेजेस। रिकवर के वाली वजह से डैमेजेस, मतलब आप थीफ से डैमेजेस रिकवर कर सकते हो, थीफ वापस मिल जाए तो। क्लियर कंसेप्ट सबको, हाँ है ना, ये चीज को याद रखना। आगे 16, मुंडी मुंडी झटको स्ट्रेट बैठो, चीजें अब थोड़ी सी खतरनाक होती जाएगी, बोर्ड के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना। ए ने बिल दिया बी को, बी ने बिल दिया सी को, लिखा नॉन निगोशिएबल। नॉन निगोशिएबल याद है? अब हम कोर वाले एरिया में जा रहे हैं। नॉन निगोशिएबल मतलब ट्रांसफर नहीं हो सकता, हो सकता है क्या? एंडोर्स नहीं हो सकता, हो सकता है क्या? तो क्या नहीं हो सकता? बेटर टाइटल ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो बी ने बिल किसको दिया? सी, सी से थेफ्ट हो गया, किसका पास आया? डी, और डी ने अगेंस्ट गुड्स किसको दिया? ई को। क्या ई ये बिल को क्लेम कर सकता है? क्या ये बिल को क्लेम कर सकता है? अब बहुत अच्छे से ध्यान देना, क्या पोजीशन है? बोलो हाँ है ना। क्या टाइटल है? नॉन निगोशिएबल है बिल। क्या कंसिडरेशन है? क्या गुड फेथ है? क्या मैच्योरिटी है? टाइटल कहां से लाओगे? नॉन निगोशिएबल मतलब यू कैन नॉट ट्रांसफर अ बेटर टाइटल देन यू योरसेल्फ हैव। यहां थेफ्ट वाला टाइटल है, तो ये थेफ्ट वाला टाइटल ही किसके ऊपर पास होगा? तो याद रखना, होल्डर इन ड्यू कोर्स कहां हारता है? होल्डर इन ड्यू कोर्स हारने की पहली जगह नॉन निगोशिएबल बिल्स। आप सबसे पावरफुल पर्सन होंगे, लेकिन ऊंट कितना भी बड़ा हो, पहाड़ के नीचे खड़े रहने के बाद छोटा ही दिखता है। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो सर नो। सो ये कौन सा है? बोले एक बार, होल्डर इन ड्यू कोर्स विल लूज इन द केस ऑफ, क्या एक बार, नॉन निगोशिएबल, होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं चल पाएगा। आइडिया क्लियर है? अगला वाला, ए ने बिल बी को दिया, बी ने किसको दिया? सी, सी से फॉर्जरी हो गई, मिला किसको? डी, डी ने गुड्स के खिलाफ किसको दिया? ई। क्या ई क्लेम कर पाएगा? लिखा है मैंने नहीं, बोलो नहीं, जोर से बोलो नहीं, अरे बोलो ना नहीं, भूल गए यार तुम। सर ई तो क्लेम कर सकता है ना, क्योंकि ई तो होल्डर इन ड्यू कोर्स है सर। सर क्या ई के पास पोजीशन है? हाँ। टाइटल है? हाँ। कंसिडरेशन? हाँ। गुड फेथ? हाँ। मैच्योरिटी? हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ। बट फॉर्जरी ये वो जिससे पानी नल। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। सो फॉर्जरी ये वो पानी, सॉरी पानी नहीं आता ना बे, नहीं आना है, सिर्फ बूंद ड्रॉ करेंगे। हाँ लेट्स गो। सो फॉर्जरी ये वो नल है जिससे पानी, ये दूसरी जगह जहां होल्डर इन ड्यू कोर्स फिर हार गया। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। जिराफ कितना भी बड़ा हो जाए, पहाड़ के नीचे आगे छोटा ही दिखता है। आगे 18वें नंबर का केस चल रहा है अपना। ए ने बिल बी को फेंक के मारा, बड़े जोर से, बी को लग गया, तो उसने आगे सी को भी फेंक के मारा, सी को बहुत जोर से लग गया, सी को इतने जोर से लगा कि उसने लिखा साइंस रिकोर्स। साइंस रिकोर्स मतलब मैं फर्दर लाइबिलिटी नहीं लगा, मेरे को जितना लगना था पहले ही लग गया, इससे ज्यादा मैं लगना बर्दाश्त नहीं कर सकता। कंसेप्ट समझ में? तो सी ने क्या लिखा? साइंस रिकोर्स। इस बार सी नहीं है, सी होशियार हो गया। तो सी ने बिल किसको दिया है? डी, और डी ने अगेंस्ट गुड्स किसको दिया? ई। ई कौन है? होल्डर इन ड्यू कोर्स। ये क्लेम करने गया, बी ने हाथ खड़े कर दिए, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास खुद भी। अब मुझे बताओ ई किससे क्लेम करेगा? ई क्लेम करेगा ए से, ई क्लेम करेगा डी से। क्या ई सी से क्लेम कर सकता है? सी को सी मत समझना, कई बार सी नहीं होता। क्लियर है? आगे तो ये तीसरी जगह है जहां होल्डर इन ड्यू कोर्स हार गया। सैंस रिकोर्स में होल्डर इन ड्यू कोर्स कुछ नहीं कर सकता। क्लियर है? हाथी कितना भी बड़ा हो जाए,
पहाड़ के सामने छोटा ही दिखता है। क्लियर है? आगे 19, बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना। ए ने बी को फेंक के मारा, बी ने सी को फेंक के मारा, सी ने डी को फेंक के मारा, डी ने ई ने फेंक के मारी रहे, मार मार के वापस डी के पास ही आया। हो सकता है ना? एंडोर्समेंट बैक या निगोशिएशन बैक सुना होगा आपने। बोलो हाँ या ना। अब मेरा सवाल है, बड़े अच्छे से ध्यान देना, बड़े मतलब बड़े अच्छे से। अगर डी के पास बिल आया और डी ने ये बिल खुद के पास अभी रखा है, लेट्स अंडरस्टैंड, डी ये बिल क्लेम करने के लिए गया बी के पास, बी निकला इंसॉल्वेंट, बी से नो रिकवरी, एंड डी इज होल्डर इन ड्यू कोर्स, तो किससे क्लेम करेगा? ए सी ई एफ जी एच, इनमें से क्लेम नहीं करेगा, सिर्फ ए और सी से क्लेम करेगा। सर क्यों? चलो फाइन, मैं बोलता हूं सबसे क्लेम करेगा। फाइन, लेट्स इमेजिन सबसे क्लेम करेगा। क्या होता है वो तो देखते। तो डी, ठीक है, डी क्लेम करेगा किससे? ए सी ई एफ जी एच। जब वो ई को बोलेगा पैसा दे, ई बोलेगा एफ को दे, एफ बोलेगा जी को दे, जी बोलेगा एच को दे, एच बोलेगा डी को दे, तो डी बोलेगा मेरे को खुद को ही मैं दूं। एनीवे सेम इफेक्ट हो रहा है ना। तो पार्टीज यहां से स्ट्रेट अवे कट गए। इट इज एज गुड एज कि आगे बिल गया ही नहीं। अब आगे, अब तकलीफदायक चीज है। 20वें नंबर का केस चल रहा है अपना। ए ने बी को फेंक के मारा, बी ने सी को बहुत जोर से फेंक के मारा, सी ने डी को तो ऐसा फेंक के मारा, गिफ्ट बिल ऑफ एक्सचेंज गिफ्ट में दिया। डी ने ई को फेंक के मारा, ई ने एफ को फेंक के मारा, एफ ने जी को फेंक के मारा, जी ने एच को फेंक के मारा, और एच ने डी को अगेंस्ट कंसिडरेशन वापस फेंक के मारा। अब पहले केस में जब डी को बिल आया था तब गिफ्ट आया था, तो डी क्या था? होल्डर। दूसरे केस में कंसिडरेशन के खिलाफ आया तो डी क्या हो गया? होल्डर इन ड्यू कोर्स। मेरा सवाल है, क्या वो बिल को क्लेम कर सकता है? बोलो हाँ या ना। बिल्कुल क्लेम कर सकता है, बिकॉज ही इज अ होल्डर इन। आगे, अब बहुत खतरनाक वाला केस में देने वाला हूं तुमको। कहां गया वो? वेयर इट इज, वो तो कहां गया वो? इसी के साइड में बनाता हूं मैं, बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना। कौन सा वाला केस था? 20 ना, 20A। ए ने बिल किसको फेंक के मारा? बी। बी ने बिल को क्या किया? एक्सेप्ट। बी ने बिल किसको फेंक के मारा? सी। सी से थेफ्ट हो गया, बिकॉज सी वापस डी के पास बिल आया, डी ने फेंक के मारा, ई ने फेंक के मारा, एफ ने फेंक के मारा, जी ने फेंक के मारा, और एच ने अगेंस्ट कंसिडरेशन बिल दिया डी को। पहली बार जब थेफ्ट हुआ था तो ही इज जस्ट अ पजेसर, दूसरी बार ही इज अ होल्डर इन ड्यू कोर्स। क्या डी बी से बिल क्लेम कर सकता है? हाँ या ना? बोलो हाँ या ना। यस और नो? तो डी बी से बिल क्लेम कर सकता नहीं, क्योंकि वो होल्डर इन ड्यू कोर्स हो ही नहीं सकता जब उसको खुद को पता है कि ये बिल उसी के चोरी का है। गुड फेथ कहां से लाओगे? अरे चोरी तो खुद ने ही किया था ना। अब वो बिल जो चोरी किया था, वो चोरी करके वापस तुम्हारे पास आया, तो तुम क्या बोलोगे? मेरे को पता ही नहीं था चोरी किया है। पगला गए हो जिंदगी के अंदर, खुद ही ने चोरी किया था। समझ में आ रहा है क्या? वो अंडरस्टैंड, वो बोलने नहीं वाला, बट एविडेंस बेसिस पे अगर थेफ्ट एफआईआर के भरोसे पे प्रूव हो गया, एविडेंस बेसिस पे। अंडरस्टैंड वन थिंग, एक बात, एविडेंस ये सबसे ससेप्टेबल है। अगर आप ये मान रहे हो यहां पे कि सर एविडेंस ही नहीं है चोरी का, तो फिर तो तुम खुद भी कर लो ना, फिर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर मुझे एक बात बताओ, एफआईआर हुआ और केस हुआ और डी सामने आया कि उसने थेफ्ट किया है, क्योंकि एफआईआर होगा, केस होगा, तो पहले सी को पूछा जाएगा, फिर ई को पूछा जाएगा, फिर पता चलेगा बीच में कोई तो भी गायब है। तो अगर एविडेंस बेसिस पे प्रूव हुआ तो होल्डर इन ड्यू कोर्स थोड़ी बचा। और दूसरी बात, गुड फेथ वैसे नहीं है इसके पास। अगर एविडेंस बेसिस पे गुड फेथ प्रूव नहीं हुआ, चलो थेफ्ट का छोड़ो, पर एविडेंस बेसिस पे गुड फेथ प्रूव नहीं हुआ, इतना भी पता चला कि भाई चोरी किसने किया ये नहीं मालूम, पर ये चोरी का बिल है, इतना भी अगर पता चला,
तो भी तो गुड फेथ लॉस्ट हो जाएगा ना। चलो चोरी जिसने भी किया वो फर्क नहीं पड़ता, बट अगर डी को ये भी आइडिया प्रूव हो गया उसके ऊपर कि ये बिल चोरी का है, ये नॉलेज डी को है, तो ऑब्वियसली वो बिल क्लेम कर पाएगा क्या? नहीं। ऑब्वियसली एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन एविडेंस, दैट इज नॉट अ क्वेश्चन। ठीक है, आगे केस नंबर 1 आगे। हाँ, ए ने बिल फेंक के मारा किसको? बी। बी ने किसको? सी से चोरी हो गया। डी ने गुड्स के खिलाफ बिल किसको दिया? ई। अब बिल जो मैच्योरिटी डेट था ना बिल का, वो था 30 जून 2000, लेकिन ई के पास बिल आया 5 जुलाई 2000 आफ्टर। तो मुझे बताओ, यहां पोजीशन है? हाँ। टाइटल है? हाँ। कंसीडरेशन है? हाँ। गुड फेथ है? हाँ। मैच्योरिटी है? तो ई ये होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है, ये सिर्फ होल्डर फॉर वैल्यू इन गुड फेथ है। कंसेप्ट समझ में आया सबको? हाँ है ना। अब ये जाके बिल क्लेम करेगा, ऑब्वियसली ये डिस्प्यूटेड रहेगा। एक तो नया बिल मिलेगा या ओरिजिनल बिल कैंसिल होगा या उसके ऊपर पेमेंट मिलेगा, ये सब चीजें समय के ऊपर डिपेंड है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? नेक्स्ट वाला नीचे वापस निगोशिएशन बैक। ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया, सी ने डी को दिया, डी ने ई ने एफ जी एच, एंड आफ्टर मैच्योरिटी वापस डी के पास आया। पहले डी होल्डर इन ड्यू कोर्स था, आफ्टर मैच्योरिटी जब आया तो क्या रह जाएगा? होल्डर फॉर वैल्यू इन काय में बोले एक बार गुड फेथ। तो क्या ये क्लेम कर सकता है बी से? तो अगेन क्या हो जाएगा? डिस्प्यूटेड। आइडिया क्लियर है बच्चों में क्या कह रहा हूं? अगला वाला ये बेकार है। हाँ, ये कतई बेकार है। इसे कहते हैं एनचोट्टे इंस्ट्रूमेंट। एनचोट्टे, एनकोट बोलते हैं वैसे इसको, अपन बोलेंगे एनचोट्टे, स्पेलिंग याद रखने के लिए ENCHOTE। एनचोट्टे बोलो एक बार सब जन। वैसे भी तुम्हारा प्रोनाउंसिएशन वैल्यू और थोड़ी सुनने वाला है, तुमको पेपर में सिर्फ लिखना है ना। बोलो हाँ है ना। तो एनचोट्टे लिखते हो अपन ने, एनचोट्टे बोलना पड़ता है, एनकोट पड़ेगा। ठीक है, लेट्स गो। सो ए ने बिल किसको फेंक के मारा? बी। और ए ने बिल के ऊपर ये लिखा कि बोले तू बिल के ऊपर अमाउंट लिख ले जो मैक्सिमम 3000 तक के ही रहेगी। तू बिल के ऊपर अमाउंट लिख ले जो मैक्सिमम 3000 तक के ही रहनी चाहिए। बिल 5000 रुपए लिख के दिया सी को, सी ने बी ने बिल दिया सी को कोई अमाउंट बिना लिखे, सी ने बिल आगे दिया डी को, और डी ने उस बिल के ऊपर 5000 रुपए लिख लिया, बिकॉज अगेंस्ट गुड्स उसको 5000 रिसीव करने थे। समझ में आए? और सी को उसने जब पूछा 5000 लिखोगे, तो सी बोले हाँ। हालांकि ए ने बी को बिल दिया और बी ने जब बिल एक्सेप्ट किया तो बी की सख्तता क्या थी? कितना हजार? 3000। कंसेप्ट समझ में? अब डी के पास पोजीशन है, हाँ। टाइटल है, हाँ। कंसीडरेशन है, हाँ। गुड फेथ है, हाँ। बिफोर मैच्योरिटी है, हाँ। लेकिन उसने अमाउंट कितना लिखा है? 5000। पर ये 5000 भी तो उसने गुड फेथ में ही लिखा है ना। ये क्लेम करने जाएगा अगर 5000 ए के पास, ए मतलब समझो ए एक्सेप्टर इन दिस केस, तो क्या वो ए से 5000 क्लेम कर सकता है? बिल्कुल क्लेम कर सकता है, बिकॉज ही इज अ होल्डर इन ड्यू कोर्स। वो 3000 क्लेम करने की कोई जरूरत नहीं है। तो सर ए को तो सर 3000 के जगह पे 5000 देना पड़ा, तो ए बचे हुए 2000 सी से क्लेम करे ना, या बी से क्लेम करे। कंसेप्ट समझ में? या बी या सी से कोई भी क्लेम करे, कोई दिक्कत नहीं, वो क्लेम कर सकता है। सो ए कैन क्लेम द सेम, जितना भी उसको एक्सेस पे करना पड़ा। जैसे कितना एक्सेस पे करना पड़ा? 2000। कंसेप्ट समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? तो अगर होल्डर इन ड्यू कोर्स के हाथ में आप एनचोट्टे इंस्ट्रूमेंट देते हो बिना अमाउंट वाला, तो उसके ऊपर जो अमाउंट वो लिखेगा वो फाइनल हो जाएगी, क्योंकि आपकी गलती है, आपने इंस्ट्रूमेंट ब्लैंक छोड़ा। ये होल्डर इन ड्यू कोर्स की गलती नहीं है, वो तो उतना ही अमाउंट लिखा जितने का कंसीडरेशन है। हाँ, अगर यहां पे जितने का कंसीडरेशन नहीं है उससे ज्यादा अमाउंट होल्डर इन ड्यू कोर्स ने लिखा, तो फिर वो होल्डर इन ड्यू कोर्स रहेगा ही नहीं, क्योंकि गुड फेथ लॉस्ट है। अगर तुमने गुड्स बेचे 10 लाख के और तुमने बिल के ऊपर लिखा 15 लाख, तो गुड फेथ कहां है? और कंसीडरेशन कहां है 15 लाख का? दोनों मैच नहीं हो रहा, ना कंसीडरेशन ना गुड फेथ। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? समझ में आ रहा है सबको? एवरीबॉडी यस और नो? थक गए क्या? मुंडी मुंडी सेट को स्ट्राइट बैठो, कॉन्सेंट्रेट करो। 24वां केस है। ए ये खुद फिक्टिशियस पर्सन था, मतलब ये था ही नहीं, वो था ही नहीं। बी ने ए के ऊपर बिल ड्रॉ किया था, यहां ड्रॉवर ड्रॉ थोड़े से चेंज हो गए। हाँ,
ऐसा, एक मिनट थोड़ा सा समझा दो। ए इज अ ड्रॉवर, नहीं, ए इज अ ड्रॉई, माई मिस्टेक, मतलब एक्सेप्टर। बी इज अ ड्रावर, और आगे बी ने बिल किसको दिया? सी। सी ने अगेंस्ट कंसिडरेशन किसको दिया? डी। डी इज अ होल्डर इन ड्यू कोर्स। जब डी क्लेम करने के लिए गया तो ए क्या निकला? फिक्टिशियस। अब बी किसको सू कर सकता है? मतलब यहां पे डी सू कर सकता है बी और सी। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? जोर से बोलो सर। नाउ आगे वॉचेस। ए ने बिल दिया बी को, बी ने दिया सी, सी इज अ फिक्टिशियस, उसने बिल दिया डी को, डी इज अ होल्डर इन ड्यू कोर्स। क्या डी क्लेम कर सकता है? बोलो हाँ है ना? नहीं कर सकता। मैंने बोल दिया होल्डर इन ड्यू कोर्स, तुमने मान लिया होल्डर इन ड्यू कोर्स। अबे जब सी खुद फिक्टिशियस है तो डी होल्डर इन ड्यू कोर्स कैसे होगा? गुड़फेती नहीं है ना। अरे सी फिक्टिशियस पर्सन है, हमको बिल के ऊपर दिख रहा है सी इज अ फिक्टिशियस, सी का नाम है बट सी है ही नहीं। अगर सी है ही नहीं तो सी ने खुद ने बिल डी को दिया होगा क्या? तो डी होल्डर इन ड्यू कोर्स कैसे होगा? क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना? तो जब भी तुमको पेपर में बोले, ये भी होता है पेपर में, वो सीधा लिख के दे देता है कि ही इज अ होल्डर इन ड्यू कोर्स, और बोलता है बताओ हमारे असम्पशन के हिसाब से आंसर सही है क्या? तुमने पहले चेक करना है कि सच में वो होल्डर इन ड्यू कोर्स है क्या, या कहीं ये हमारा काट तो नहीं रहे। कंसेप्ट समझ में है? एक बार पूरा चेक कर लेना अच्छे तरीके से कि सच में होल्डर इन ड्यू कोर्स है क्या, और फिर उसके बाद में आंसर लिखना। जैसे मैंने यहां बोला होल्डर इन ड्यू कोर्स, तुम रेडी हो गए, वाह वाह बढ़िया, आगे सोचने की भी जरूरत नहीं। नहीं, पहले पूरा टैली कर लो, अपने 5 कंडीशन मैच हो रहे हैं क्या। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? एवरीबॉडी ऐसा ना। सो यहां आपका होल्डर इन ड्यू कोर्स होता है। समझ में आ रहा है बच्चों सबको? थैंक यू सो मच। कहां गया वो डायग्राम? तो आपको इतने सारे डायग्राम आपको लिखने हैं। ये दिख रहा है? तो इसके फोटो निकाल लो, तो उन्हें घर जाके इसको कंप्लीट करना है। आज का आपका होमवर्क ये है, सिर्फ डायग्राम लिखने हैं। मैं आपको कोई दूसरा कोई चीज बोला क्या अभी तक? आपको सिर्फ डायग्राम लिखने हैं और क्वेश्चन आंसर्स लिखने नहीं है, पढ़ के आने हैं। होल्डर इन ड्यू कोर्स के रीड करके आने हैं, ठीक है? चलो इसके फोटोज निकाल लो फटाफट। सबने फोटो निकालने हैं, वर्चुअल पेन ड्राइव सबने। ओके चलो यहां तक हो गया सबका? बोलो हाँ है ना? ओके, यहां हमारा होल्डर इन ड्यू कोर्स कंप्लीट हुआ है।
मैं सिर्फ एक चीज चाहूंगा, जो पहले 5 कंडीशन मैंने लिखे हैं वो तो भी अभी आप नोट कर लो, ये आपके काम में आएंगे, ठीक है। गो फॉर इट फास्ट। पहले 5 हेडिंग देना, होल्डर इन ड्यू कोर्स। ओके डन एवरीबॉडी। सैटरडे को मतलब 29 को, 29 या 30, तो फिर मैं कल लूंगा शायद, एक मेरे को चाहिए वैसे भी। चलो ये लिख लिया सबने। एक काम करो, मैंने फोटो डाली है, घर पे लिखो, अपन समय वेस्ट नहीं करते, अपना चैप्टर कंप्लीट कर देंगे अपन। आ जाओ फटाफट, मतलब एक्स्ट्रा लेक्चर वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको घर पे करना, ठीक है। ओके बच्चों, अब जरा ध्यान देना, अपना क्या क्या हुआ है उसको टैली मार्क्स कर लो फटाफट फटाफट, मतलब आपका पूरा चैप्टर हुआ है कि अभी तक का ये अपने को समझ में आएगा। सब जनाओ पेज नंबर 4.1 पे फटाफट, मैं कर दूं टैली मार्क्स। क्या दोनों मिलके एक ही बुक ली है क्या? कितना टैलेंट है ना तुमने। आगे पहला इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन कोई काम की चीज रहती है क्या? नहीं, बट फिर भी अपन ने उसको ले लिया है, ठीक है। मीनिंग ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, 4.1 पे नीचे बताया था, नहीं बताया था? ग्रेस डेज बोला था, डिलीवरी बोला था, हुंडीज का रेफरेंस दिया था, याद आया? फिर उसके बाद में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के 3 मीनिंग मैंने बोले थे, 3 डिफरेंट डेफिनेशंस याद है कि भैया निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के हिसाब से क्या होगा, प्रॉपर्टीज एक्ट से क्या हिसाब से क्या होगा, ये सुनो। फिर उसके नीचे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हमारे हो चुके हैं क्या? फिर उसके बाद में प्रोमिसरी नोट की डेफिनेशन हमारी हो चुकी है, प्रोमिसरी नोट हमने देख लिया है। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने सबके एक साथ ही बोले थे, याद है? तो जितने मैंने कैरेक्टर बोले इनके अब पेज नंबर 4.4 पे जो प्रोमिसरी नोट के कैरेक्टर है, 4.4 पे कैरेक्टर दिख रहे हैं प्रोमिसरी नोट के, वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जो हमने कॉमन कैरेक्टर याद किए उसी को यहां पे छापना है, तो वहां पे लिख कर रखो रेफर कॉमन कैरेक्टर्स। कॉमन कैरेक्टर याद करो, आपको इनको याद करने की जरूरत नहीं है। फिर मुझे एक बात बताओ, बिल ऑफ एक्सचेंज हमारा हो चुका है एवरीबॉडी, यस और नो? उसके बाद में बिल ऑफ एक्सचेंज के कैरेक्टर आएंगे, सेम रेफर कॉमन कैरेक्टर्स। ठीक है, फिर अपना चेक हो चुका है, बोलो यस और नो? चेक में एक छोटा सा करेक्शन है, चेक में 4.7 पे आपको ऊपर दिखेगा पार्टीज टू प्रोमिसरी नोट करके टाइटल, वहां पार्टीज टू चेक करो। हो गया? फिर नीचे बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट और चेक का डिफरेंस हमने देखा है बच्चों, टिक कर लो। फिर उसके बाद में टाइप्स ऑफ चेक मैंने क्रॉसिंग बताया है आपको, जनरल क्रॉसिंग, स्पेशल क्रॉसिंग, और वो हमने पूरा रीड कर लिया था, याद है? जैसा नो कि स्पेशली क्रॉस चेक मैंने आपको ये सब लिख के दिए थे, चेक के कैरेक्टर्स। नॉन निगोशिएबल का मतलब क्या होता है, अकाउंट पे का मतलब क्या होता है, अनक्रॉस चेक का मतलब क्या होता है, कुछ याद आया? ये रीड नहीं किया है लेकिन आपके इसमें चेक के पूरे कैरेक्टर लिखे हुए होंगे रजिस्टर के अंदर, क्लियर है? फिर बैंक ड्राफ्ट अपना नहीं हुआ है, ठीक है। इसेंशियल्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस अपना नहीं हुआ है, क्लियर है? तो उन दोनों को फिलहाल रहने देना। आ जाओ 4.13 पे, वहां आपको होल्डर फॉर वैल्यू, होल्डर इन ड्यू कोर्स दिख रहा है, आज ही हमने कंप्लीट किया, बोलो यस और नो? अब प्रिविलेजेस ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स वहां पे लिखा हुआ होगा, दिख रहा है? उसको मैं पहले रीड करता हूं, सबसे नीचे प्रिविलेजेस ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स, जरा ध्यान देना। इन द केस ऑफ एंचोटे, दिख रहा है सबको? एक काम करो, ये बुक रख लो, मेरे को वो बुक दो ना, आप में से एक आधे, इधर महारथी लोग बैठे हैं, बुक दोनों ने नहीं लाई है, ठीक है। सो एंचोटे इंस्ट्रूमेंट,
मुझे बताओ एंचोटे इंस्ट्रूमेंट में होल्डर इन ड्यू कोर्स जो चाहिए वो वैल्यू डाल सकता है या नहीं डाल सकता है? जो मैंने आपको 3000 5000 वाला एग्जांपल दिया था अभी, वही एग्जांपल नेक्स्ट पेज पे लिखा है 4.14 पे, एक बार चेक करना। उसको चाहिए तो रीड कर लो। समझो कहीं? समझो नहीं समझो? उसके साइड में लिखो रेफर फ्रॉम डायग्राम ऑफ रजिस्टर, मतलब वो याद रहेगा। डन। फिर हमने फिक्टिशियस पर्सन के लिए भी बिल ऑफ एक्सचेंज देखा है, हमारे इसमें डायग्राम है, बोलो हाँ है ना? उसके साइड में भी लिखो रेफर फ्रॉम डायग्राम। ठीक है। फिर याद है मैंने कंडीशनल एंडोर्समेंट बोला था, मुझे तो कंडीशनल एंडोर्समेंट कौन सा वाला कंडीशन है होल्डर इन ड्यू कोर्स को लगता है? जनरल। पार्टी स्पेसिफिक कंडीशन है तो लगेगा क्या? साइड में लिखो पार्टी स्पेसिफिक नॉट अप्लाई टू एचडीसी। एस्क्रो के साइड में, एस्क्रो वाला जो पॉइंट है ना उसके साइड में पार्टी स्पेसिफिक, एस्क्रो मतलब कंडीशनल। हाँ, पार्टी स्पेसिफिक कंडीशन नॉट अप्लाई टू एचडीसी। Party specific condition not applied to HDC, holder in due course. But generalized condition will be applicable. But generalized condition will be applicable. Generalized condition will be applicable. Refer diagram. ओके, थेफ्ट वगैरह वाला अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है तो एचडीसी फिर भी उसको क्लेम कर सकता है क्या? बोले सर नो, क्योंकि एचडीसी का टच क्या होता है? मिडास टच। लिख के रखो एचडीसी टच इज मिडास टच। अच्छा, ये एग्जाम में मत लिखना मिडास टच। नेक्स्ट, इन केस ऑफ ओरिजिनल वैलिडिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज डिनाइड, ये हमको रीड करना पड़ेगा। नो मेकर ऑफ प्रोमिसरी नोट, नो ड्रॉवर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज और द चेक, नो एक्सेप्टर ऑफ द बिल फॉर ऑनर ऑफ अ ड्रॉवर शॉल in a suit thereupon by holder in due course be permitted to deny the validity of instrument as originally made or drawn। आपने एक बार बिल निकाल दिया और होल्डर इन ड्यू कोर्स क्लेम करने आया तो आप ये कभी नहीं बोल सकते कि ये बिल तो इनवैलिड है, ये तो हमने मजाक में निकाला था, ये तो इच्छा ही नहीं थी पर मजाक मजाक में निकाल दिया, पता नहीं आपके पास कहां से पहुंच गया। ठीक है, यू कैनॉट डिनाई द वैलिडिटी ऑफ ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट। होल्डर इन ड्यू कोर्स लेके आया है, मिडास टच है, सोने का स्पर्श है, सोने का बिल ऑफ एक्सचेंज है, पे करना पड़ेगा। तो वहां लिख के रखना, once holder in due course have an instrument, once holder in due course have an instrument, it will be always valid, it will be always valid। it will be always valid, full stop। नेक्स्ट, इन केस ऑफ पेज कैपेसिटी टू एंडोर्स इज डिनाइड, ये जरा मैं बोलता हूं, नो मेकर ऑफ प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज पेएबल शॉल इन अ सूट देयरअपॉन बाय एचडीसी बी परमिटेड टू डिनाई द पेज कैपेसिटी एट द डेट ऑफ द नोट और द बिल टू एंडोर्स द सेम। इन शॉर्ट, होल्डर इन ड्यू कोर्स गेट्स अ गुड टाइटल टू द बिल। समझना, मैंने बिल आपको दिया, ठीक है, आपने बिल एक माइनर बच्चे को दिया, माइनर बच्चे के नाम पे दिया, वो माइनर बच्चे ने बिल एंडोर्स किया एक आदमी को, फॉर एग्जांपल विजय सर को। माइनर बच्चे ने किसको एंडोर्स किया? विजय सर ने। विजय सर ने बिल दिया आदित्य सर को।
आदित्य सर बिल मेरे पास लेके आए, मैं एक्सेप्टर था, आदित्य सर मेरे को बोले दर्शन सर पे करो, मैंने बोला बीच का पार्टी माइनर है, उसका तो एंडोर्स करने का कैपेसिटी ही नहीं है, वो पे का कोई कैपेसिटी ही नहीं है, वो पे तो आगे कुछ कर ही नहीं सकता। मुझे आदित्य सर ये मानेंगे अब मैं वो होल्डर इन ड्यू कोर्स करके क्लेम कर सकते हैं? तो पे माइनर है, अनसाउंड है, बेवकूफ है, कंजड़ है, गधा है, कॉन्विक्टेड है, अलाइन एनिमी है, इन सब चीजों से होल्डर इन ड्यू कोर्स के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो लिखना पे इवन इफ इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, पे इवन इफ इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। HDC have always a good title. HDC always have a good title. Full stop. लिख लिया सबने? चलो आगे। अब पेज नंबर 4.15 फिलहाल रहने दो, आ जाओ 4.16 पे। 16 पे नीचे टाइप्स ऑफ एंडोर्समेंट लिखा है, जरा उसको पढ़ के देखना। हो चुका है? करो टिक। मस्त मजा आ रहा है ना? अभी तक की बुक ही नहीं खुली, एक बार जो खुली सभी खत्म दिख रहा है। ठीक है, हो गया सबका? वो सभी का अपन ने बकायदा डायग्राम बनाया है, उसको चार्ट के फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, फिर निगोसिएशन एंड एंडोर्समेंट, उसके बीच का डिफरेंस दिया है, वो एक बार पढ़ लेते हैं। नेगोशिएशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट फॉर अ वैल्यू टू अ पर्सन who thereupon become entitled to hold in and sue thereon in his own name। जो बंदा खुद के नाम से बिल क्लेम कर सकता है केस करके, वो निगोशिएशन है। एंडोर्समेंट मीन्स साइनिंग ऑन द फेस और बैक ऑफ द इंस्ट्रूमेंट और ऑन द स्लिप अटैच्ड और अनेक्स्ट टू अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। याद है जब एंडोर्समेंट बैक वाला खत्म होता है तो हम सप्लीमेंट लगाते हैं नीचे, बाय द होल्डर ऑफ द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट फॉर द पर्पस ऑफ निगोशिएटिंग सच अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। देखो, निगोशिएशन मतलब मैंने आपको बिल दिया, आप उसको आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकते, आपको बिल क्लेम करना ही पड़ेगा। कंसेप्ट समझ में? इट इज अ निगोशिएशन। एंडोर्समेंट, मैंने आपको बिल दिया, आप आगे उसके साथ कुछ भी कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो, एंडोर्स कर सकते हो, फाड़ सकते हो, मिटा सकते हो, आपकी मर्जी। क्लियर कंसेप्ट? ये बेसिक डिफरेंस है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इतना इंपॉर्टेंट मेरे को नहीं लगता वो है, क्योंकि एग्जाम में ये वाले केस नहीं पूछे जाएंगे, बट स्टिल साइड में लिख के रखो। अ निगोशिएशन only leads to claim an instrument, only leads to claim an instrument and not endorse them further, not endorse them further। एंडोर्समेंट के लिए लिखना एंडोर्स्ड इंस्ट्रूमेंट, an endorsed instrument can be claimed, can be endorsed, can be gifted, can be claimed, can be endorsed, can be gifted as required by endorsee, as required by endorsee, as required by endorsee, मतलब एंडोर्सी को जैसा चाहिए वैसा। नीचे पेमेंट इन ड्यू कोर्स पढ़ लो एक बार, मतलब प्रॉपर पेमेंट किसको माना जाएगा, तो उसमें अंडरलाइन कर लेना, पेमेंट शुड बी इन अकॉर्डेंस विद अपरेंट टेनर, टेनर मतलब टाइम पीरियड, शुड बी पर्सन हु पेमेंट इज मेड शुड बी इन द पोजीशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, शुड बी इन गुड फेथ विदाउट अ नेग्लिजेंस, शुड बी मेड इन मनी ओनली। ठीक है, इसे कहते हैं पेमेंट इन ड्यू कोर्स। फिर नीचे क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट लिखा है, दिख रहा है सबको? ओके, अब इसको थोड़ा सा स्लो लेंगे अपन, ऐसा ना हो जाए समझ भी ना आई है। क्या हो गया, थक गए? 1:30 बज गए। थोड़ा सा मैं 1:45 बजे तक ले रहा हूं, अभी अपने को चैप्टर नियरली लेना है आज ये। ठीक है, विशाल सर 10-15 मिनट लेट आ जाएंगे, डोंट वरी। सबसे पहले ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, जरा उसको रीड करते हैं, ध्यान देना। मेडिटेशन करोगे क्या? खुद कर लेना जरा, आज अपन सिलेबस को जरा सा कवर करते हैं। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज पेबल टू अ पर्टिकुलर पर्सन और हिज ऑर्डर। जब आप किसी स्पेसिफिक पर्सन को इंस्ट्रूमेंट पे करते हो या उसके ऑर्डर पे, ये तो हमने डेफिनेशन में ही देखा है।
पेमेंट टू अभया और हिज ऑर्डर, दोनों गायब है क्या? अच्छा, माया है, अभया गायब है क्या? लेट्स गो. A negotiable instrument is payable to the order of a particular person, that is called as order instrument. मैंने अगर ऐसा बोला कि I promise to pay अभया 10,000 rupees or to his order, यह हो गया ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट. ये हो गया कौन सा इंस्ट्रूमेंट? ऑर्डर. कि अभय जो बोलेगा, अभय जिसको ऑर्डर देगा उसको पेमेंट करेंगे. वहां सेंटेंस फ्री है, लिख के रखो. आई प्रॉमिस टू पे 10,000 टू अभया और टू हिज ऑर्डर, टू अभया और टू हिज ऑर्डर is a order instrument. Is a order instrument. लिखा सबने? बोलो हाँ है ना. What is bearer instrument then? जिसके पास है वो क्लेम कर सकता है, या अगर आपने एंडोर्समेंट पे ब्लैंक एंडोर्समेंट किया है तो भी बेरर है. तो नीचे पढ़ लो एक बार बेरर इंस्ट्रूमेंट. पढ़ रहे हो? झेपा सबको? नीचे इंस्ट्रूमेंट पेबल ऑन डिमांड. डिमांड मतलब नहीं, एट साइड डिफरेंट है, डिमांड डिफरेंट है. नीचे एट साइड भी लिखा हुआ है. अब इंस्ट्रूमेंट जहां नीचे एट साइड लिखा है ना, साइड लिखा है, दिख रहा है? वो साइड वर्ड नीचे से मिटा के ऊपर लेके आओ, डिमांड के साइड में. नीचे के ब्लॉक से साइड वर्ड निकालना है और डिमांड के साइड में लिखना है. तो ये पहले डिफरेंट बोल रहा था मैं. इट इज नॉट डिफरेंट. डिमांड और साइड का है तो बोले एक बार एक ही होता है. व्हाट इज एट डिमांड एंड साइड? जब मिले, जब पेमेंट मांगा तब देना पड़ेगा. साइड में लिखो जब मांगा तब देना पड़ेगा. अबे पेमेंट निकम्मे लोगो, नालायको, जब पेमेंट मांगा तब देना पड़ेगा. जब पेमेंट मांगा देना पड़ेगा. क्लियर है? अच्छा, तभी देना पड़ेगा या 3 ग्रेस डेज के बाद? तभी अर्जेंटली. अबे ग्रेस डेज होते हैं नहीं होते? डिमांड इंस्ट्रूमेंट में नहीं होते. नीचे टाइम इंस्ट्रूमेंट. अच्छा, टाइम इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? टाइम मतलब आफ्टर 3 महीने या इस दिन पे या 9 महीने, जो भी टाइम है, या इतने दिन बाद, या फिर इसकी शादी होने के बाद, या ये मरने के. टाइम इंस्ट्रूमेंट. ठीक है? तो नीचे रीड करो टाइम इंस्ट्रूमेंट. बच्चा होने के बाद नहीं भिखारी आदमी. समझ में आ रहा है टाइम इंस्ट्रूमेंट? ये होल्डर इन ड्यू कोर्स देखने के बाद ये सब इजी है. लग रहा है नहीं लग रहा है? नेक्स्ट, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट मतलब देश के अंदर. व्हाट इज फॉरेन इंस्ट्रूमेंट? पढ़ो एक बार. लास्ट पेज पे आ गए? बोलो हाँ है ना. ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है. बैक एंडोर्समेंट याद है? एंडोर्समेंट बैक, नेगोशिएशन बैक. एक बार रीड करना. हाँ बोलो बेटा. फॉरेन इंस्ट्रूमेंट नहीं समझा? क्या हुआ? ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विच इज एन इनलैंड इंस्ट्रूमेंट इज नॉट अ फॉरेन. हाँ, नॉट करना वहां पे. विच इज नॉट एन इनलैंड इंस्ट्रूमेंट करना, इज अ फॉरेन इंस्ट्रूमेंट. नॉट ऐड करना. ठीक है? नेगोशिएशन बैक एक बार रीड कर लो. और उसके साइड में भी लिखो रेफर फ्रॉम डायग्राम. मैंने नेगोशिएशन बैक के अपने 3-4 केसेस देखे हैं.
याद आया? बताया था मैंने, वहां साइंस रिकोर्स भी लिखा है गेस। समझो कोई थे वो के? चलो आगे बढ़ते। कैपेसिटी टू इनकर लाइबिलिटी अंडर इंस्ट्रूमेंट, माइनर पर्सन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट साइन कर सकता है क्या? सुनना, माइनर पर्सन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ भी कर सकता है, एंडोर्स भी कर सकता है, एक्सेप्ट भी कर सकता है, पर वो किसी भी चीज के लिए लाइबल नहीं होगा। अगर लाइबिलिटी आई तो किसी भी चीज के लिए लाइबल नहीं, बाकी ड्रॉ कर सकता है, एंडोर्स कर सकता है, पर लाइबल नहीं होगा। नीचे रीड करते, एवरी पर्सन कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट has a capacity to bind himself and be bound by making, drawing, accepting, endorsing, delivering and negotiating an instrument. Party having such a capacity may himself put his signature or authorize some person to do so. A minor may draw, endorse लिखा हुआ है, endorse करो, deliver and negotiate an instrument so as to bind all the parties except himself. सबको bind कर सकता है खुद छोड़ के. A minor may be a drawer where an instrument is drawn or endorsed by him. In that case, he does not incur any liability himself, although other parties to the instrument can be made liable and the holder can receive a payment from any other party thereto. Clear है? तो साइड में लिख के रखो, minor can draw, endorse, deliver instrument. Minor can draw, endorse, deliver instrument. Then everyone will be liable. Then everyone will be liable except him. Except him. देख लिया सबने? एक और छोटा कंसेप्ट अपन अभी ले रहे हैं, आ जाओ पेज 4.11 पे। डीडी सुना है तुमने? डीडी, ठीक है? डिमांड ड्राफ्ट निकाला है, इंस्टीट्यूट को फीस पे करने के लिए निकाला होगा, और छोड़ के और तो कोई दूसरा ये है नहीं तुमको डिमांड ड्राफ्ट निकालने के लिए। तो वहां डिमांड ड्राफ्ट का टेक्स्ट दिया है। एग्जाम में डिमांड ड्राफ्ट के ऊपर बहुत ही रेयरली सवाल पूछा है, तो जितना मैंने टेक्स्ट दिया है उतना ही काफी समझना, ठीक है? इसको आज रीड करके आना, कल अपन इसका एनालिसिस देखेंगे, होमवर्क लिखना उसके ऊपर, क्योंकि तुमने रीड किए बगैर अपन डिमांड ड्राफ्ट के ऊपर पार्टीज वगैरह कुछ भी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि डिमांड ड्राफ्ट वैसे तो रेयर वाला कंसेप्ट है पूछने के हिसाब से, पर कॉम्प्लिकेटेड है। तो आज इसको एक बार रीड करके आना, कल एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे। दूसरा, नीचे लिखा है इसेंशियल्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस। पहली बात, व्हाट इज एक्सेप्टेंस? बिल को एक्सेप्ट करना, छोड़ दो नीचे का, ऊपर देखो। बिल को एक्सेप्ट करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? साइन करना पड़ेगा। ओरली एक्सेप्ट कर सकते हो? कैसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा? राइटिंग में। साइन राइटिंग के ऊपर ही देना पड़ेगा ना, राइटन में लिखोगे आई एक्सेप्ट तभी तो साइन मिलेगा। और क्या लगेगा एक्सेप्टेंस के लिए? एक्सेप्टेंस कैसा होना चाहिए? फ्री कंसेंट होना चाहिए या क्लियर है? नीचे एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन राइटिंग लिखा हुआ है। The drawee may use any appropriate word to convey his assent. It may be sufficient acceptance even if just a bare signature is put without additional words, but it should be remembered that an oral acceptance is not valid. Underline करना, oral acceptance is not valid. Go. In law, however, oral acceptance may be sufficient only in the case of hundis. हुंडी याद है ना, कि राजा ने बोल दिया, याद है? राजा ने दरबार में बोल दिया तू मेरे से लाख रुपए लेके जाना, और राजा ने बोला, भरी दरबार में बोला, ओरली बोला, देना तो पड़ेगा, इज्जत का सवाल है। पर अभी हुंडीज ही एग्जिस्ट करती है क्या? नहीं। नीचे, however, oral acceptance may be valid in hundis and that too only if a special custom is approved to exist. but अभी ऐसा है नहीं। दूसरा, acceptance must be signed. Mere signature would be sufficient for the purpose. Alternatively, the word accepted
may be written across the face of the bill with a signature underneath. If it is not so signed, it would not be acceptance. नीचे acceptance must be on the bill. आप acceptance bill के ऊपर दोगे. मुझे बताओ तुमने acceptance अगर बिल के बैक फेस पे दिया है तो, फ्रंट पे साइन नहीं किया, बैक पे साइन किया तो वैलिड माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? मैंने बिल के फ्रंट पे साइन नहीं किया, बैक पे साइन किया है. पढ़ के देखो एक बार, आपको शॉक लगेगा थोड़ा, उसको स्टार मार्क करना. काम की चीज है वो, एग्जाम में 2 बार पूछी गई है. सब बच्चे मिट्टी खा के आए, वो भी किलो किलो से. देखा है ना, एक्सेप्टेंस वैलिड ऑन बैक ऑफ बिल. तो जब ये बिल लो, आगे पीछे से पूरा चेक करना. समझो कहीं, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कंप्लीटेड बाय डिलीवरी. आपने बिल साइन किया, एक्सेप्ट किया, खुद के जेब में रख लिया, एक्सेप्टेंस होगा क्या? It would not complete and a drawee would not be bound until drawee has either actually delivered the accepted bill to the holder or tendered a notice of such acceptance to the holder of the bill or some person on his behalf. Where the bill is drawn in sets, the acceptance should be put on one part only. अगर बिल सेट्स में, मैंने आपको बताया था ना, चेक सेट्स में ड्रॉ हो सकता है, बिल सेट्स में ड्रॉ हो सकता है, पार्ट पार्ट में, लेकिन प्रॉमिसरी नोट सेट्स में ड्रॉ हो सकता है क्या? नहीं. तो अगर आपने पार्ट पार्ट में बिल ड्रॉ किया है और पहले ही बिल पे आपने एक्सेप्टेंस दिया है तो सभी के लिए वैलिड रहेगा. क्लियर है कंसेप्ट सबको? नीचे एक्सेप्टेंस मस्ट बी मे बी ईदर जनरल और क्या बोले एक बार उसे क्वालिफाइड. By a general acceptance, acceptor assents without qualification to the order of the drawer. The acceptance of a bill is said to be qualified when drawee does not accept it according to apparent tenor of the bill, but attaches some condition. Attaches some condition को underline करना. पर मुझे एक बात बताओ, बिल कंडीशनल हो सकता है क्या? एंडोर्समेंट कंडीशनल हो सकता है, बिल कंडीशनल हो सकता है क्या? अगर कंडीशन सर्टन रही तो वहां लिखो कंडीशन मस्ट बी सर्टन. नीचे the holder of the bill is entitled to require an absolute and unconditional acceptance as well as to treat it as a dishonored if it is not so accepted. However, he may agree to qualified acceptance but does not so at his own peril का वर्ड नहीं, एट हिज ओन डिस्क्रिशन चाहिए वो. पेरिल कट कर दो, पेरिल का मतलब शायद डिस्क्रिशन होगा, आई डोंट नो, बट डिस्क्रिशन वर्ड लिखो तो रादर बेटर है. सिंस thereby he discharges all the parties prior to himself unless he has obtained their क्या बोले से कंसेंट. तो जब भी आप एक्सेप्टेंस दो तो आपका एक्सेप्टेंस कंडीशनल क्वालिफाइड हो सकता है, हालांकि कंडीशन सर्टन होनी चाहिए. क्या होनी चाहिए बोले एक बार? सर्टन. नीचे कुछ एग्जांपल्स दिए वैलिड एक्सेप्टेंस के, रीड कर लोगे एक बार? एग्जांपल्स दिए, करोगे क्या? कर लो फटाफट एक पीछे. ये तो होमवर्क नहीं दूंगा, आधी बैच गायब होगा, भाग ही रहा, 75% बैच बाहर खड़ी है. चलो हो गया, डन एवरीबॉडी? सांगा हो.